हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ब्रह्मास्त्र रिवीजन सीरीज के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। दोस्तों आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। दोस्तों हमारे पास कुल 2 महीने के आसपास का वक्त रह गया है हमारे एग्जाम्स आने में। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग अपने एंड पर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आपने एक पूरा प्लान रेडी कर लिया है, पूरा एक प्लानर, पूरा एक शेड्यूल आपके पास रेडी है जिसमें आपने ये मेंशन कर लिया है कि मेरा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, मेरा नंबर ऑफ रिवीजन्स कितने होंगे, पहला रिवीजन किस डेट को हो जाएगा, दूसरा रिवीजन किस डेट को हो जाएगा। एक डिटेल्ड प्लान आपने बना लिया है। और अगर नहीं बनाया है तो प्लीज 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 उसको बना लीजिए और उसी के हिसाब से अपनी स्टडीज को ऑर्गेनाइज करिए। राइट अगर आप हैवाजेटली पढ़ोगे, जब मन किया कुछ भी उठा लिया, जब मन किया नहीं पढ़ा, अगर इस तरीके से चलोगे तो बेटा आपके पास लास्ट में सिर्फ एक चीज बचेगी, वो है रिग्रेट। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको दिसंबर 23 एग्जाम्स एक बार में क्वालिफाई करने हैं कि आपको अपने पास रिग्रेट चाहिए और फिर आपको अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार करना है। ये आपके ऊपर है। इस वक्त जो भी बच्चा ढंग से पढ़ाई करेगा वही बच्चा दिसंबर 23 में सक्सेस रिसीव करेगा। तो बेटा अभी से अपने पास मेहनत करिए और मुझको प्रॉमिस करके जाइए, कमेंट बॉक्स में करिएगा प्रॉमिस मेरे से कि सर हम लोग आज से ही प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। चलो वेरी गुड। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को स्टार्ट करें उसके अंदर सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सर प्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन को समझाने के लिए हमारे पास एक जेम्स बाबा थे और एक पार्किंसन बाबा थे। जेम्स बेट्स एंड जे.आर. पार्किंसन कहते हैं कि प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसका सर? जहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं रिसोर्सेस का इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट in the form of goods and services, and the objective of production is to satisfy the demand of such transformed resources. तो प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। तो जैसे मेरे पास प्लास्टिक था, मैंने प्लास्टिक को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ प्लास्टिक बॉटल। मैंने प्लास्टिक को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ प्लास्टिक बॉटल ताकि बॉटल्स की डिमांड को सेटिस्फाई किया जा सके। लोगों को पानी स्टोर करने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए बॉटल्स चाहिए थी। इस बॉटल्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमने प्लास्टिक को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ प्लास्टिक बॉटल। दिस इज व्हाट? दिस इज अ प्रोडक्शन। दिस इज अ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर कभी भी यह नहीं माना जाता कि हम मैटर क्रिएट कर रहे हैं। प्रोडक्शन शुड नॉट बी टेकन टू मीन एज द क्रिएशन ऑफ मैटर, बट इट मीन्स टू क्रिएट और एड यूटिलिटी टू द थिंग्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नेचर। जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उन चीजों में यूटिलिटी ऐड करना प्रोडक्शन है। जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनके अंदर यूटिलिटी ऐड करना प्रोडक्शन है। हम कभी भी कोई मैटर क्रिएट करने की बात नहीं करते। जैसे हमें नेचर वुड देता है, नेचर हमें वुड देता है और हम उस वुड को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू अ वुडन टेबल, इनटू अ वुडन अलमीरा, इनटू अ वुडन चेयर। राइट तो जब हम वुड से वुडन टेबल, वुडन अलमीरा, वुडन चेयर बना रहे हैं तो हम वुड में यूटिलिटी ऐड कर रहे हैं। कारपेंटर कभी भी वुड क्रिएट नहीं करता, वो वुड में यूटिलिटी ऐड करता है, उसको यूज में लेकर आता है। तो प्रोडक्शन इज ऑलवेज मीन्स टू ट्रांसफॉर्म द रिसोर्सेस इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द डिमांड, एंड इट मीन्स टू ऐड अ यूटिलिटी टू द थिंग्स, टू द रिसोर्सेस विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नेचर। राइट अच्छा, अब जैसे कि हमने समझा कि प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोसेसेस टू ऐड यूटिलिटी। कह रहा है कि प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनसे हम यूटिलिटी ऐड करते हैं टू द नेचुरल रिसोर्सेस फॉर गेनिंग द ग्रेटर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देम।
तो कोई भी आपसे पूछे कि बेटा प्रोडक्शन क्या है, तो उसको आप बताना कि प्रोडक्शन का मतलब होता है यूटिलिटी ऐड करना। कोई भी पूछे प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन का मतलब है यूटिलिटी ऐड करना। जो चीजें ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, उन चीजों में यूटिलिटी ऐड करना इज व्हाट प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट। अब यूटिलिटी कैसे ऐड करी जाती है? 4 तरीके से यूटिलिटी ऐड करी जाती है। सबसे पहले आती है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी में हम क्या करते हैं सर, हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ फिजिकल प्रोडक्ट, इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट, जिसकी एक यूटिलिटी होती है। तो जैसे वुड एक आपके पास रिसोर्स है और वुड से आपने वुडन फर्नीचर बना दिया, तो आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, आपने फॉर्म बदल दिया। पहले वो रॉ वुड था, अब वो वुडन फर्नीचर बन गया। आपके पास प्लास्टिक थी, आपने प्लास्टिक से प्लास्टिक बॉटल बना दी, ये आपने फॉर्म बदल दिया। आपके पास क्लोथ था, आपने उस क्लोथ से शर्ट बना दी, आपने उसका फॉर्म बदल दिया, राइट? तो ये आपने यूटिलिटी ऐड कर दिया। अगला पॉइंट आता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या होती है कि सर उस वक्त आपने अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाया जब वो अवेलेबल नहीं था। मटेरियल्स आर मेड अवेलेबल ड्यूरिंग द पीरियड्स व्हेन दे आर टिपिकली अनअवेलेबल। जब कोई चीज अनअवेलेबल हो और उस वक्त उस चीज को प्रोवाइड कर दिया जाए, तो वो भी क्या है? प्रोडक्शन। वो भी क्या है? प्रोडक्शन। तो जैसे मान लीजिए आपको वाटर चाहिए, आप ऐसी जगह पर हो जहां पर पानी की कमी है, आप ऐसी जगह पर हो जहां पर पानी की कमी है, और वहां पर अगर वाटर की सप्लाई आ जाए, तो वो भी क्या है? प्रोडक्शन। तो मतलब ऐसी चीज प्रोवाइड करना जो चीज वहां पर अवेलेबल ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको भी बोलते हैं आपका प्रोडक्शन। अगला पॉइंट आता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है? कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको उसी रिस्पेक्टिव प्लेस पर मिलती है और कहीं नहीं मिलती। जैसे ऑयल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये हर जगह पर नहीं मिलते। तो ये जहां पर भी मिल रहे हैं, आपको वहीं पर जाकर क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। वहीं पर जाके आपको एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा और उसको बाहर निकालना पड़ेगा। कोयले की खदानें हैं जहां पर हम कोयला बाहर निकालते हैं, कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये जो कोल है, क्या वो हर जगह अवेलेबल है? नहीं। कुछ प्लेसेस हैं इंडिया में जहां पर कोल अवेलेबल है, कोल माइंस है, तो हम कोल माइंस के अंदर जाते हैं कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दिस इज व्हाट प्लेस यूटिलिटी। इसके अलावा ट्रांसफर टू द एरियाज ऑफ द ग्रेटर यूज। आपने प्रोडक्शन किया, असम में चाय बनाई, टी, असम में टी बनाई, लेकिन उसको पूरे इंडिया में कंज्यूम किया जाता है। कैसे? लॉजिस्टिक्स के थ्रू उसे बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है पूरे के पूरे इंडिया में, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो यहां पर आपने उनको अवेलेबल कराया ऐसी जगह पर जहां पर उनका यूज ज्यादा था। तो कोई चीज प्रोड्यूस एक जगह पर हो रही है, लेकिन उसका कंजम्पशन मल्टीपल प्लेसेस पे हो रहा है, तो उनको उन जगहों पर पहुंचाने का काम भी क्या है? प्रोडक्शन का है। इसके बाद आता है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी किसकी बात करता है? जो मैं आपको दे रहा हूं, जो पर्सनल स्किल्स आप प्रोवाइड करते हो एज अ सर्विस, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज अ सर्विस यूटिलिटी। पर्सनल स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ सर्विस कंट्रीब्यूट टू द यूटिलिटी। तो 4 तरीके की यूटिलिटी होती है। एक होती है फॉर्म यूटिलिटी, एक होती है टाइम यूटिलिटी, एक होती है प्लेस यूटिलिटी, और एक होती है आपके पास सर्विस यूटिलिटी। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनपुट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनपुट्स दैट अ फर्म परचेजेस फॉर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फिनिश गुड को बनाने के लिए जो इनपुट्स चाहिए, आउटपुट को जनरेट करने के लिए जो इनपुट चाहिए, उनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो इनपुट्स आपको चाहिए आउटपुट जनरेट करने के लिए, जो इनपुट्स आपको चाहिए आउटपुट को जनरेट करने के लिए, इनको बोला जाता है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारे पास मेनली 4 तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं। एक है हमारे पास लैंड, एक है हमारे पास लेबर, एक है हमारे पास कैपिटल, और एक है हमारे पास एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। लैंड क्या है? सर, द टर्म लैंड इज यूज्ड इन अ स्पेशल सेंस इन इकोनॉमिक्स. It does not mean soil or the earth surface alone, but it refers to all the free gifts of nature such as natural resources,
फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, हीट, नेचुरल वेजिटेशंस एक्सेट्रा। तो जब हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड का मतलब केवल वो लैंड नहीं है जो आपके दिमाग में आ रहा है कि एग्रीकल्चरल लैंड हो सकता है या कोई वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड हो सकता है। तो लैंड का मतलब सिर्फ लैंड से नहीं है, यहां पर लैंड का मतलब है ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर से, ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर से। तो जो भगवान ने हमको रिसोर्सेज दिए हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे किसका पार्ट बनते हैं? लैंड का बनते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लैंड के? सबसे पहला, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, राइट। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। आप लैंड का सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते, आप लैंड का सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। देखिए, एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लैंड की सप्लाई फिक्स नहीं है, अबंडेंट है, काफी लैंड है। एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसके पास लैंड की सप्लाई फिक्स नहीं है, उसके पास लैंड की सप्लाई अबंडेंट है। लेकिन अगर एक इकोनॉमी की बात करें, एक कंट्री की बात करें, तो उसके पास जो लैंड अवेलेबल है वो फिक्स्ड है। तो इंडिया का एक ज्योग्राफिकल एरिया है ना, उस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो लैंड है वही केवल इंडिया का है। उसके बाहर का लैंड किसी और कंट्री का है, पाकिस्तान का है, चाइना का है, भूटान का है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो सर आपके पास एक इकोनॉमी की बात करेंगे, एक कंट्री की बात करेंगे, तो उसके पास जो टोटल सप्लाई है वो फिक्स है, वो इनइलास्टिक है। द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात करें, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म, इसकी सप्लाई क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक। आप ज्यादा लैंड खरीद सकते हो। भाई मुकेश अंबानी के पास, मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी के लिए लैंड की सप्लाई रिलेटिवली इलास्टिक है। वो क्या कर सकते हैं? वो इंडिया में भी लैंड खरीद सकते हैं, वो अमेरिका में भी लैंड खरीद सकते हैं, वो रशिया में भी खरीद सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी खरीद सकते हैं। आपके पास जितना पैसा है आप उसके हिसाब से लैंड एक्वायर करते चले जाओ। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म की बात करें तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म की रिलेटिवली इलास्टिक है। लेकिन अगर इकोनॉमी की बात करें तो उसके लिए इनइलास्टिक है, वो अपना लैंड का एरिया इंक्रीज नहीं कर सकता। लैंड इज परमानेंट एंड हैज इनडिस्ट्रक्टिबल पावर। तो लैंड का वियर एंड टीयर नहीं होता, लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लैंड एक पैसिव फैक्टर है, मतलब लैंड से आप तब तक प्रोडक्शन नहीं कर सकते जब तक उस पर ह्यूमन एफर्ट ना डाला जाए। तो लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। अनलेस ह्यूमन एफर्ट इज एक्सरसाइज्ड ऑन लैंड, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन इट्स ओन। तो अगर आपको खेती बाड़ी भी करनी है तो उसमें आपको सीड सोइंग का काम करना पड़ेगा, आपको हल जोतना पड़ेगा, आपको फर्टिलाइजर छिड़कना पड़ेगा, तो यह काम तो आपको करना पड़ेगा। लैंड के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन जब तक ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे लैंड खुद से कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगी। लैंड इज इमोबाइल, आप उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते। लैंड के पास मल्टीपल यूजेस है, मतलब कि सर आप लैंड के ऊपर हॉस्पिटल बना सकते हो, कॉलेज बना सकते हो, फैक्ट्री बना सकते हो, घर बना सकते हो, होटल बना सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लैंड के साथ कर सकते हो। तो लैंड के पास मल्टीपल यूजेस एग्जिस्ट करते हैं। लैंड इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो गया कि आपके पास अगर दो लैंड हैं तो दोनों लैंड का जो नेचर है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो सेम नहीं होगी। दो अगर आपके पास लैंड है तो दोनों की प्रोडक्टिविटी आपकी सेम नहीं होगी, दोनों की प्रोडक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। दिस इज व्हाट लैंड इज हेट्रोजीनियस, राइट। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए लैंड के। अब बात करते हैं लेबर की। लेबर क्या है? Labor involve various types of human efforts that require physical exertion, skill and intellect aimed at producing goods or services। तो लेबर का मतलब हो गया ह्यूमन एफर्ट। लेबर का मतलब हो गया ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट कैसा हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, स्किल बेस्ड हो सकता है, इंटेलेक्ट हो सकता है। सर जो रिक्शा चला रहा है वो अपनी फिजिकल मेहनत कर रहा है, मैं आपके साथ काम कर रहा हूं तो मैं फिजिकल मेहनत भी कर रहा हूं। फिजिकल कैसे? चल रहा हूं, चल चल के पढ़ा रहा हूं, खड़ा हूं आपके सामने, साथ के साथ अपना दिमाग, अपना स्किल, अपना इंटेलेक्ट भी यूज कर रहा हूं, राइट। तो आपके जो ह्यूमन एफर्ट्स है वो फिजिकल भी हो सकते हैं, वो फिजिकल के साथ साथ आपके स्किल बेस्ड, इंटेलेक्ट बेस्ड भी हो सकते हैं।
इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इज अटैच्ड टू द लेबर व्हेन इट इज परफॉर्म्ड विद द मोटिव ऑफ रिसीविंग द इकोनॉमिक रिवॉर्ड। अब वो क्या बोल रहा है, कह रहा है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस लेबर का तब आएगा, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस लेबर का तब आएगा जब वो पैसा कमाने के मोटिव से परफॉर्म किया जाए। तो जैसे मैं आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूं तो यहां पर मेरा मोटिव है पैसा कमाना, राइट, आई एम अर्निंग मनी आउट ऑफ इट। लेकिन जब शाम को मैं अपने बेटे के साथ बैठता हूं, उसका होमवर्क करवाता हूं, उसको पढ़ाता हूं, तो वहां पर मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है। स्किल मेरा वहां पर भी इन्वॉल्व हो रहा है, मेहनत मेरी वहां पर भी लग रही है, एफर्ट्स मेरे वहां पर भी लग रहे हैं, लेकिन उन एफर्ट्स से मेरी इंटेंशन, मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है। लेकिन जब मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं तो यहां पर मेरा इंटेंशन है पैसा कमाना। तो लेबर 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 आपके इकोनॉमिक सेंस में कब काम की है, जब उसके पीछे मोटिव हो पैसा कमाने का। वर्क डन आउट ऑफ लव और अफेक्शन डिस्पाइट इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमन वेलबींग इज नॉट कंसीडर्ड एज लेबर इन द इकोनॉमिक सेंस। बेसिक सी चीज है, आपको पता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लेबर के, ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व होता है, बिना ह्यूमन एफर्ट के लेबर कैसी, लेबर का मतलब ही है ह्यूमन एफर्ट। मैं काम कर रहा हूं, मैं एफर्ट मार रहा हूं तभी तो काम हो रहा है। मैं बैठ जाऊं तो क्या आपको ये प्रोडक्शन वाला चैप्टर समझ में आ जाएगा? मैं चुप रहूं, फिंगर ऑन माई लिप्स, अगर मैं चुप हूं तो क्या आपको ये चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा? मेरे यहां खड़े होने से, स्लाइड्स को चेंज करने से क्या आप लोग को ये प्रोडक्शन वाला चैप्टर समझ में आ जाएगा? नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या सर? ह्यूमन एफर्ट आपको इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। अनलाइक अदर फैक्टर, लेबर इज कनेक्टेड टू द ह्यूमन बीइंग व्हिच इंट्रोड्यूसेस ह्यूमन एंड साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन। लेबर इज पेरिशेबल, लेबर इज पेरिशेबल। मेरी जो मेहनत है, मेरी जो मेहनत है वो खत्म हो रही है, मेरी जो मेहनत है वो खत्म हो रही है। मेरी क्षमता दिन में 8 घंटे काम करने की है, तो जैसे जैसे मैं काम करता जा रहा हूं मेरी लेबर पेरिश होती जा रही है। जो वक्त बीत गया मैं उसको दोबारा से थोड़ा ना ला सकता हूं। भाई मैंने अगर मान लो 4 घंटे पढ़ा दिया तो 4 घंटे की लेबर खत्म हो गई, 4 घंटे की लेबर खत्म हो गई। आप उस 4 घंटे की लेबर को दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेबर इज पेरिशेबल। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। विदाउट द एक्टिव पार्टनरशिप ऑफ लेबर, लैंड एंड कैपिटल मे नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। सर आपके पास लैंड है, आपके पास कैपिटल है, लेकिन ये लैंड और कैपिटल तब तक काम की नहीं है जब तक लेबर उस पर ना लगे। जब तक लेबर नहीं लगेगी, लेबर काम नहीं करेगी, तब तक लैंड और कैपिटल आपके किसी भी काम की नहीं है। लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। लेबरर से लेबर को अलग नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना आऊं क्लास में और आपकी क्लास हो जाए। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता सर। हो जाएगा सर, रिकॉर्डिंग चला देंगे। अरे रिकॉर्डिंग चलाने की बात नहीं कर रहा हूं। मान लो भाई कोई नया टॉपिक पढ़ाना है तो वो तभी पढ़ाया जा सकता है जब टीचर यहां पर अवेलेबल हो। बात समझ में आ रहा है क्या सर? लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। लेबरर वो व्यक्ति है जो काम करेगा, और जो वो काम करता है उसके काम को क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं। तो लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। हर एक लेबर की पावर अलग है, राइट? तो हमारे पास इतनी सारी फैकल्टीज हैं, क्या सब फैकल्टीज एक जैसी है? नहीं, सबका एनर्जी लेवल अलग अलग है, सबका एनर्जी लेवल अलग अलग है, सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। 2 टीचर्स सेम तरीके से नहीं पढ़ाते कॉन्सेप्ट को। हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है, हर एक टीचर का स्टाइल अलग है, हर एक टीचर की एनर्जी अलग है, हर एक टीचर का वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट क्या है? अलग है। तो लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। ऑल लेबर में नॉट बी प्रोडक्टिव। जरूरी नहीं है कि सभी लेबर प्रोडक्टिव हो, राइट? जैसे मान लो कुछ टाइम ऐसा होता है जहां पर कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती, कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती। जैसे वर्कर फैक्ट्री गया है काम करने के लिए, 8 घंटे उसका टाइम है, वो 8 घंटे फैक्ट्री में देता है और उसका एम्प्लॉयर उसको वेजेस भी 8 घंटे के देता है, लेकिन उस 8 घंटे में 1 घंटे का तो लंच ब्रेक है। एक वर्कर है रामू, ठीक है? वो डेली वेजेस में काम करता है एक फैक्ट्री के अंदर। तो रामू 8 घंटे के लिए एक फैक्ट्री में जाता है और उसका मालिक उसको 8 घंटे के वेजेस देता है, लेकिन उस 8 घंटे के वेजेस में 1 घंटा रामू का लंच ब्रेक होता है।
तो लंच ब्रेक में कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उसको पैसा दिया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि लेबर हमेशा प्रोडक्टिव होगी, कुछ समय ऐसा भी होगा जहां पे लेबर आपकी अनप्रोडक्टिव होगी। लेबर के पास पुअर बार्गेनिंग पावर होती है, लेबर की बार्गेनिंग पावर अच्छी नहीं होती। उसका रीजन बीइंग कि उसे तो काम चाहिए ना, उसे तो काम चाहिए। जहां पर मान लो लेबर ज्यादा है, वर्कर ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, तो वहां पर आपकी बार्गेनिंग पावर कम होगी, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, आपको बेसिक अर्निंग करनी है। लेबर इज मोबाइल, आप लेबर को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हो। देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ लेबर टू द डिमांड फॉर इट। एकदम से अगर आपके पास लेबर की डिमांड आती है तो वो डिमांड आप फुलफिल नहीं कर सकते, एकदम से लेबर इंक्रीज नहीं करी जा सकती। आपने सोचा कि मुझे कल 50 वर्कर चाहिए, तो कल के कल 50 वर्कर अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। चॉइस बिटवीन द आवर्स ऑफ लेबर एंड द आवर्स ऑफ लेजर। हमारा जो लेबर होता है उसके पास चॉइस होती है कि वो काम करना चाहता है कि वो आराम करना चाहता है। तो जैसे हम लोग हैं, हमारा एक बेसिक क्राइटेरिया है, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मेरा एक बेसिक क्राइटेरिया है। मेरा ये मानना है कि दिन में अगर मैं 8 घंटे काम कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। 8 घंटे के बाद और काम करने का मेरा मन नहीं करता, मुझे लगता है कि भाई आराम करो, रेस्ट करो, आपको जीवन मिला है, उस जीवन को एंजॉय करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, खेलो कूदो, मौज करो, राइट। तो आई हैव अ चॉइस कि भाई 8 घंटे काम करने के बाद फुल स्टॉप, अब मुझे और कोई काम नहीं करना है। तो आई कैन चूज बिटवीन द वर्क ऑफ आवर, मतलब जितने घंटे मुझे काम करना है एंड जितने घंटे मुझे आराम करना है। अब मुझे लगता है कि यार मुझे एक्स्ट्रा काम करने के ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि यार मैं 2 घंटे और दे के ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, तो अब ये मेरी मर्जी है कि मुझे वो एक्स्ट्रा 2 घंटे दे के पैसा ज्यादा कमाना है कि मुझे वो 2 घंटे अपने फैमिली को, अपने आप को देना है और रेस्ट करना है। इट इज अप टू मी। तो लेबर कैन चूज बिटवीन द आवर्स ऑफ लेबर एंड द आवर्स ऑफ लेजर। अगला पॉइंट आपके पास निकल कर आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है सर? कैपिटल आपकी वेल्थ का पार्ट होती है। Capital is a part of wealth. Capital is a part of wealth of the individual or the communities that is used for the purpose of producing more wealth. और पैसा बनाने के लिए जो पैसा लगता है, उसे बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल वो पार्ट ऑफ वेल्थ है जो हेल्प करती है और वेल्थ क्रिएट करने में। कैपिटल वो पार्ट ऑफ वेल्थ है जो और वेल्थ क्रिएट करने में आपकी हेल्प करती है। दैट इज व्हाट कैपिटल इज, राइट। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक फैक्ट्री है, मेरे पास कार है, मेरे पास एक चार्टर्ड प्लेन है, राइट। तो अभी जो चार्टर्ड प्लेन है, मेरी जो कार है, ये मेरे वेल्थ का पार्ट है। मेरे पास महंगे महंगे कपड़े हैं, लाखों करोड़ों रुपए के, राइट। तो ये जो कपड़े हैं, क्या इनसे और वेल्थ क्रिएट होगी? क्या जो मेरे पास कार है महंगी, क्या उससे और वेल्थ जनरेट होगी? जो मेरे पास चार्टर्ड प्लेन है, क्या इससे और वेल्थ जनरेट होगी? नहीं सर, इससे कोई वेल्थ जनरेट नहीं होगी। लेकिन आपकी जो फैक्ट्री है, वहां पर जो मशीनें हैं, उन मशीनों से वेल्थ जनरेट होगी। आप और एक नई मशीन खरीद लेते हो, वो भी आपके वेल्थ का पार्ट है, लेकिन वो जो नई मशीन है वो आपकी और वेल्थ जनरेट करेगी। सर, आपने एक और फैक्ट्री डाल दी, तो वो फैक्ट्री भी आपके वेल्थ का पार्ट है, और नई फैक्ट्री से आप और पैसा बनाओगे। तो कैपिटल वो पार्ट है वेल्थ का जो और वेल्थ क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। हम कैपिटल को मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वेयर एज आपका जो इनकम है वो एक फ्लो का कॉन्सेप्ट है। इनकम को मेजर किया जाता है ड्यूरिंग अ पीरियड, कैपिटल को मेजर किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसलिए वो स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। और इनकम को मेजर किया जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए वो आपके लिए क्या है बेटा जी? इसलिए वो आपके लिए है फ्लो का कॉन्सेप्ट। कैपिटल शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द जनरल वेल्थ एज ओनली अ पोर्शन ऑफ वेल्थ कैन बी क्लासिफाइड एज कैपिटल। कह रहा है आपकी जो पूरी वेल्थ है वो आपकी कैपिटल नहीं है, वेल्थ का एक पोर्शन कैपिटल है। वेल्थ ये है, और वेल्थ का एक पोर्शन है वो कैपिटल कहलाएगा। वेल्थ का एक पोर्शन है, केवल वो कैपिटल कहलाएगा, पूरी वेल्थ आपकी कैपिटल नहीं कहलाएगी।
Labor and laborer are primary factors of the production. Land and labor are the primary factors of production. Whereas capital is a produced factor. कैपिटल जो है वो प्रोड्यूस्ड फैक्टर है, मतलब मशीनरीज, टूल्स, फैक्ट्रीज, ये सब मैन मेड है, ये बनाई जाती हैं. तो कैपिटल क्या है? एक प्रोड्यूस्ड फैक्टर है. लेकिन लैंड और लेबर इज अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल इंक्लूड मशीन, टूल्स, फैक्ट्रीज, डैम्स, कैनाल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स. कैपिटल इज मोबाइल and can flow from one use to another, one country to another. Capital is perishable, it is subject to wear and tear, और इसके ऊपर depreciation भी लगता है over the time. इसके ऊपर depreciation भी लगता है over the time. अगला आता है आपके पास types of capital. कितने तरीके की capital आपके पास available है? एक होती है आपके पास fixed capital. Fixed capital क्या होती है? It is that which exists in a durable shape and renders a series of services over a period of time. For example, tools, machines, etc. तो जो आपकी बेसिकली फिक्स्ड असेट्स होती है ना, जो आपकी फिक्स्ड असेट्स होती है, वो आपके लिए एक तरीके की फिक्स कैपिटल है. तो आपके पास जो मशीनरीज हैं, आपके पास जो बिल्डिंग्स हैं, आपके पास जो टूल्स हैं, ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर फिक्स कैपिटल. सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या होती है? बेसिकली आपकी जो करंट असेट्स होती है, जो वर्किंग कैपिटल होती है, उसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल. वो पैसा जो घूमता रहता है. आप रॉ मटेरियल लेकर आते हो, आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है. रॉ मटेरियल से डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड, फिनिश गुड से डेटर्स, डेटर्स से फिर से कैश. तो आपका पैसा सर्कुलेट कर रहा है. आपने पहले कैश से रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से डब्ल्यूआईपी बनाया, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड बना, फिनिश गुड से वो डेटर बना, और डेटर से फिर पैसा रियलाइज हो गया, कैश आ गया, फिर से रॉ मटेरियल, फिर से डब्ल्यूआईपी, फिर से फिनिश गुड, फिर से डेटर, फिर से कैश. तो ये क्या है? सर्कुलेट हो रहा है पैसा, राइट? इट इज अ वर्किंग कैपिटल. रियल कैपिटल क्या है सर? जिसको आप देख सकते हो. इट इज अ फिजिकल गुड्स, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. यानी कि हम बोल सकते हैं कि रियल कैपिटल और फिक्स कैपिटल सेम है, बोल सकते हैं. ह्यूमन कैपिटल, आपके जो ह्यूमन स्किल एंड एबिलिटी है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं आपके पास, उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं. इसके बाद टेंजिबल कैपिटल सर, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं. इनटेंजिबल कैपिटल सर, जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे आपका कॉपीराइट, आपका गुडविल, आपका पेटेंट. इंडिविजुअल कैपिटल क्या होती है सर? जो प्रोपराइटर की पर्सनल कैपिटल होती है, जो प्रोपराइटर की पर्सनल कैपिटल होती है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल कैपिटल. इसके बाद आता है सोशल कैपिटल. सोशल कैपिटल क्या होती है सर? जो सोसाइटी की होती है, जैसे सोसाइटी का पार्क, ठीक है, आपकी कम्युनिटी है, आपका एरिया है, ठीक है, आप उस एरिया में जहां पर रहते हो वहां पर एक पार्क है. वो पार्क क्या है? सोसाइटी का पार्क है. जो रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये किसके हैं? सोसाइटी के हैं. तो सोसाइटी कैपिटल, सोशल कैपिटल क्या हो गई सर? वो जो सोसाइटी को बिलोंग करती है, इन द फॉर्म ऑफ रोड्स, in the form of bridges, in the form of parks. All these are what? All these are social capital. Right everyone? Right? चलिए अब बात करते हैं चौथे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर कौन है सर? एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करेगा. लैंड को, लेबर को, कैपिटल को. बिना एंटरप्रेन्योर के क्या प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है सर? नहीं हो सकती. एंटरप्रेन्योर ही ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को अरेंज करेगा और इसको प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर डालेगा. द एंटरप्रेन्योर मोबिलाइजेस द अदर फैक्टर्स, कंबाइंस देम इन द राइट प्रोपोर्शन and initiates the production process. The entrepreneur is responsible for bearing the risk associated with the production process. The entrepreneur's primary role is to initiate the production and take on the risk involved, right? तो सर जो आपका entrepreneur है, इसका काम है ये सभी factors of productions को arrange करेगा, उन्हें combine करेगा right proportion में, और उनसे production activity, production process को initiate करेगा. सर पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर, पूरे के पूरे प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको रिस्क बियर करना है, और वो है एंटरप्रेन्योर. लैंड को जो ओन करता है उसको उसके बदले में रेंट मिल जाएगा. सर जो लेबर है उसको उसके बदले में वेजेस मिल जाएंगे.
कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट चला जाएगा। तो हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक फिक्स्ड कंसीडरेशन है जो उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कमाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो सर आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रोडक्शन प्रोसेस को इनिशिएट करता है, और रिस्क जो भी इन्वॉल्व है उस प्रोडक्शन एक्टिविटी से, वो सारा का सारा किसका है? वो सारा का सारा एंटरप्रेन्योर का है। एंटरप्रेन्योर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर सकता है, लेकिन एक रिस्क ऐसी चीज है जो कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती। मुकेश अंबानी इतना बड़ा एम्पायर चला रहे हैं, तो क्या वो खुद चला पा रहे हैं? नहीं, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कर रखी हैं? डेलीगेट कर रखी हैं। अलग अलग पर्संस इन्वॉल्व हैं इस रिलायंस को चलाने में, लेकिन अल्टीमेट रिस्क किसका है? रिस्क ओनर का है। सर कंपनीज अगर नहीं चलेंगी तो सर यहां पर जो भी नुकसान होगा वो किसका होगा? एंटरप्रेन्योर का होगा। बाकी फैक्टर्स को तो उनका जो कंसीडरेशन है वो तो मिलना ही मिलना है, राइट? चलिए, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर क्या है? इनिशिएटिंग द बिजनेस एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, बिजनेस को स्टार्ट करना और रिसोर्सेस को अरेंज करके कोऑर्डिनेट करके प्रोडक्शन एक्टिविटी में डालना। द एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेस द नेसेसरी रिसोर्सेस and coordinate the factor of production such as land, labor, capital to achieve the higher productivity and yield. The entrepreneur hire and pays other factor of production. जैसे कि मैंने बोला कि लैंड लेबर कैपिटल अरेंज करेगा और लैंड लेबर कैपिटल को पेमेंट कराई जाएगी। लैंड के लिए रेंट दिया जाएगा, लेबर के लिए वेजेस दिए जाएंगे, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें अरेंज करेगा एंटरप्रेन्योर और उनके लिए कंसिडरेशन पे करेगा। While the other factors of production receive their contractual payment regardless of the profitability, the entrepreneur profit is contingent. सर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी नहीं कमाएगी इससे फर्क नहीं पड़ता, बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अपना कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट चाहिए, लेकिन एंटरप्रेन्योर का रिस्क है, पता नहीं प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे रिस्क बियर करना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर को रिस्क बियर करना पड़ता है। रिस्क कैसा है? फाइनेंशियल रिस्क है। सर जो पैसे लगाए हैं वो पैसे रिकवर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? सर अगर कॉस्ट में चेंज आ गया उसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है। हमने जब ये पेन बनाने का सोचा था तो हमने एस्टिमेट करी थी कॉस्ट। हमने जब ये पेन बनाने का सोचा था हमने हमारी कॉस्ट एस्टिमेट करी थी कि हमारी कॉस्ट आएगी 9 रुपए की, और हमने हमारा सेलिंग प्राइस फिक्स किया था 10 रुपए का। हमने सोचा था कि हम 1 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे एक पेन से, यानी कि 10% का प्रॉफिट कमाएंगे, हमने ऐसा सोचा था। लेकिन यार हमारी कॉस्ट ही बढ़ गई, हमारी कॉस्ट ही बढ़ गई। पेन को बनाने का खर्चा ही 11 रुपए आ रहा है, तो अब यहां पे 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान कौन झेलेगा? ये नुकसान झेलेगा एंटरप्रेन्योर। सर टेक्नोलॉजिकल रिस्क है, टेक्नोलॉजी बदल गई, इनोवेशन आ गया, कोई नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आ गई जिससे माल अच्छा बन रहा है, अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, तो आपकी जो मशीनरीज हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजीज की हैं वो आउटडेट हो जाएंगी। आपने जो भी पैसा उन मशीनरीज में लगा रखा है वो बर्बाद हो जाएगा। अब आपको अपनी मशीन्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। ये रिस्क किसका है? एंटरप्रेन्योर का है। एक फ्रैंक नाइट बाबा है, फ्रैंक नाइट बाबा। फ्रैंक नाइट बाबा क्या कहते हैं कि प्रॉफिट इज कंसीडर्ड द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द अनसर्टेनिटीज। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट रिवॉर्ड है, प्रॉफिट रिवॉर्ड है उन अनसर्टेनिटीज को बियर करने का जिनका आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। आपके पास स्टॉक है, स्टॉक जल सकता है, इसका रिस्क है, तो आपने इसका इंश्योरेंस करवा लिया, स्टॉक इंश्योरेंस। आपके पास एम्प्लॉइज हैं, वो बीमार पड़ सकते हैं, आपने एम्प्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया, ये हो सकता है। आपके पास फैक्ट्री बिल्डिंग है, ये डिस्ट्रॉय हो सकती है, आपने फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा लिया। लेकिन सर अगर कोई आपसे बड़ा प्लेयर आ गया मार्केट में, उसने तबाही मचा दी मार्केट के अंदर, अपना प्रोडक्ट सस्ते में बेचा, आपके कस्टमर्स उसने एक्वायर कर लिए, क्या इस रिस्क का कोई इंश्योरेंस है? आप पेन मैन्युफैक्चर कर रहे थे, आपसे बड़े स्केल पर एक व्यक्ति ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया और उसने आपकी मार्केट कैप्चर कर ली, आपके सारे कस्टमर्स वो ले गया, क्या इस रिस्क को इंश्योर किया जा सकता है? नहीं। तो प्रॉफिट रिवॉर्ड है ऐसे ही रिस्क का जिसको हम इंश्योर नहीं कर सकते।
प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है ऐसे रिस्क का जिसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। यह बात किसने कही थी? फ्रैंक नाइट ने कही थी, और यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। While other functions of the entrepreneur cannot be delegated to the managers, risk bearing cannot be delegated। तो वही बात मैंने बोली कि एंटरप्रेन्योर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कर सकता है मैनेजर्स को, लेकिन जो रिस्क है वो एंटरप्रेन्योर को ही बियर करना पड़ेगा। उस रिस्क को हम लोग डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, यहां पर एंटरप्रेन्योर में ही एक पॉइंट है, एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम। ये प्योर थ्योरेटिकल है, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है खास आपके लिए। तो ये वाला पॉइंट आप लोग सेल्फ कर लीजिएगा नोट से, एक बार रीड कर लीजिएगा, दैट्स इट। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये आप लोग सेल्फ करिएगा। मैं गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं। तीसरा फंक्शन जो निकल कर आता है एंटरप्रेन्योर का वो है इनोवेशन। तीसरा जो फंक्शन निकल कर आ रहा है एंटरप्रेन्योर का वो है इनोवेशन। पहला फंक्शन क्या था? इनिशिएट करना बिजनेस को और रिसोर्स कोऑर्डिनेट करना। दूसरा फंक्शन था रिस्क बियर करना, और तीसरा फंक्शन है इनोवेशन। हमारे पास एक बाबा हुए शम्पीटर बाबा ने क्या कहा? शम्पीटर बाबा ने कहा कि जो ट्रू फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का वो है इनोवेशन करना। उसे इनोवेशन करना चाहिए। एंटरप्रेन्योर शुड बी इनोवेटिंग द न्यू थिंग्स, ठीक है, टू बेटर फुलफिल द बिजनेस रिक्वायरमेंट। सक्सेसफुल इनोवेशंस आपको इनिशियली प्रॉफिट देते हैं, लेकिन जब बाद में वो बाकियों द्वारा इमिटेट कर लिए जाते हैं तो आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो टेंड टू डिसअपीयर हो जाते हैं। जैसे आप कोई भी एक नई चीज बनाते हो, जैसे हमारे पास जो ट्रू वायरलेस ईयरपॉड्स बनाए थे वो किसने बनाए थे? एप्पल ने। ट्रू वायरलेस ईयरपॉड्स बनाए थे एप्पल ने, बाद में उस चीज को इमिटेट किया बाकी लोगों ने। ये देखो ये मेरे पास है वन प्लस के। तो सर इनिशियली ये ट्रू वायरलेस किसने बनाया था? ये इनिशियली ट्रू वायरलेस बनाया था आपके एप्पल ने, लेकिन बाद में इस टेक्नोलॉजी को क्या किया? इस टेक्नोलॉजी को इमिटेट कर लिया। किसने इमिटेट कर लिया? बाकी कंपनीज ने। तो ओवर द टाइम जब आप कोई नई चीज लेकर आते हो तो वहां पर आप प्रॉफिट जनरेट करते हो, लेकिन जब आपकी इसी इनोवेशंस को बाकी लोग कॉपी कर लेते हैं, इसी चीज को जब बाकी लोग क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं, तो आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, एंड ओवर द टाइम डिसअपीयर हो जाते हैं। आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहां पर अर्न नहीं कर पाते, राइट? The supply of entrepreneur and the rate of technical progress are positively correlated। कह रहा है कि सर आपका जो सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। आप जितने ज्यादा इनोवेशंस करोगे उतने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जितने ज्यादा इनोवेशंस होंगे उतने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे। आजकल देखते हो इंडिया में एक स्टार्टअप की दौड़ चढ़ रही है। हर कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की और उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन लेकर आने की। तो आप अपने आसपास अपने सिस्टम पे जब कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे दूर करने के लिए जो स्टेप्स लेते हो, उसकी वजह से आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाते हो। पीडब्ल्यू क्यों बना? पीडब्ल्यू ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि यार अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। जो कोचिंग्स हैं वो लाखों रुपए चार्ज कर रही हैं आईआईटी जेईई की क्लासेस के लिए, नीट की क्लासेस के लिए। तो आपका फिजिक्स वाला वहां पर आया और उसने थाउजेंड्स, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 1,500 रुपए इस प्राइस पर उस लेवल का क्वालिटी एजुकेशन दिया जो बाकियों के लिए लाखों रुपए का था। तो यहां पर यह जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और उसका जो सॉल्यूशन लेकर आया, उसकी वजह से पीडब्ल्यू एक बड़ा एडटेक बन पाया। और फिर यह रेवोल्यूशन धीरे धीरे फैलते आपके सीए इंडस्ट्री में भी आ गया। तो पीडब्ल्यू ने अब सीए में भी क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल प्राइस पे ले आई। तो ये क्या है सर? जैसे ही आप इनोवेशन करोगे उतने ज्यादा आपके पास एंटरप्रेन्योर निकल कर आएंगे। द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड द रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस आर positively correlated, meaning that higher level of innovating ability leads to a greater number of entrepreneurs। तो आपके पास जितने इनोवेटिंग आइडियाज आएंगे उतने ज्यादा मार्केट में एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। सिंपल सी बात, राइट?
अगला आता है बेटा कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि सर रियल कैपिटल मार्केट में इंक्रीज होनी चाहिए, इकोनॉमी में रियल कैपिटल इंक्रीज होनी चाहिए। रियल कैपिटल से मतलब क्या है? मशीनरी से, टूल से, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, यह है रियल कैपिटल। ये इंक्रीज होनी चाहिए। जब आपकी रियल कैपिटल इंक्रीज होगी, जब आपकी रियल कैपिटल इंक्रीज होगी, तभी आपकी वेल्थ कमाने की शक्ति, आपकी पावर इंक्रीज होगी। कोई भी इकोनॉमी ज्यादा जीडीपी कब कमा पाएगी? जब वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, ज्यादा इनकम जनरेट करेगी, तब वो ज्यादा जीडीपी लेकर आएगी और वो इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी, राइट? तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है सर? कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल। आपको रियल कैपिटल का स्टॉक बढ़ाना है इन अ कंट्री। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? मशीन्स हैं, टूल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, विच कैन बी यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। तो हमें कैपिटल गुड्स बनाने हैं जो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हमारी हेल्प करे। कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज नेसेसरी फॉर नॉट ओनली रिप्लेसिंग और रिनोवेटिंग द एग्जिस्टिंग कैपिटल बट फॉर द क्रिएटिंग एडिशनल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। आपको केवल पुरानी कैपिटल को रिनोवेट नहीं करना, आपको पुरानी कैपिटल को केवल रिप्लेस नहीं करना, आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। आपके पास एक फैक्ट्री है और उस एक फैक्ट्री में आपके पास 10 मशीनें हैं। ओवर द टाइम वो 10 मशीनें आउटडेट होंगी, आप उनको रिप्लेस करेंगे, तो इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब आप 10 मशीन से 12, 12 से 14, 14 से 20, 20 से 25 जब अपनी मशीनरीज को इंक्रीज करोगे, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 2 से 3, 3 से 4, इसको बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। बात समझा? तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। और प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगी? जब आप कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे। इट इज एडवाइजेबल टू रिड्यूस सम प्रेजेंट कंजम्पशन एंड एलोकेट द पोर्शन ऑफ इट टू द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। तो कह रहा है कि सर आपको प्रेजेंट कंजम्पशन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। आपने जो भी पैसा कमाया है वो सारा का सारा पैसा खर्च नहीं कर देना, उस सारे पैसे की ऐश नहीं ले लेनी, वो सारा का सारा पैसा लेके थाईलैंड के ट्रिप नहीं मारने। सर उस पैसे में से थोड़ा सा पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। आपको अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करनी है। आपके पास एक मशीन है, सेविंग कर करके दूसरी मशीन खरीद लो, वहां से और इनकम कमाओ, सेविंग कर करके तीसरी मशीन खरीद लो। जब आप एक मशीन खरीदे थे तो इनकम जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन जब 2 मशीन होंगी तो इनकम ज्यादा होगी, सेविंग भी ज्यादा होगी। जब आप तीसरी मशीन खरीद लेंगे इनकम और ज्यादा होगी और अब आप और सेव करके अपना क्या कर सकते हो? नई एक चौथी मशीन खरीद सकते हो। A higher rate of capital formation leads to increased production। अगर आप कैपिटल फॉर्मेशन करोगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कैपिटल फॉर्मेशन में? 3 स्टेजेस हैं या कह लो कि 3 स्टेप हैं कैपिटल फॉर्मेशन में। सबसे पहले सेविंग्स होंगी। सेविंग्स होंगी, जो भी पैसा आप कमाओगे उस पैसे में से थोड़ा सा पैसा आप सेव करोगे। अब सारा का सारा पैसा प्रेजेंट कंजम्पशन में खर्च नहीं करोगे। सेविंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द कैपिटल फॉर्मेशन as the ability to save is essential for the individual and the economy as a whole to accumulate the capital। आपकी एबिलिटी टू सेव, जो आप सेव करोगे, ये आपको हेल्प करेगी कैपिटल एक्यूमुलेट करने में। हायर इनकम जनरली लीड्स टू द हायर सेविंग। आप ज्यादा कमाओगे तो आप ज्यादा सेव करोगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप ज्यादा कमाते हो तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा होता है। जैसे मान लो आप 50,000 रुपए कमाते हो। अगर आप 50,000 रुपए कमाते हो तो आपके घर के खर्चे 40,000 रुपए के हैं, रेंट हो गया, खाना पीना हो गया, आप 10,000 सेव करते हो। लेकिन जब आप 1 लाख कमाते हो और आपने 50,000 कमा लिए तो क्या आप पूरा का पूरा 50,000 खर्च कर दोगे? नहीं,
ऑब्वियस है, आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओगे तो अब आपका खर्चा, जब आपकी इनकम 1 लाख हो गई तो आपका खर्चा 40,000 से बढ़ के 60,000 हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। आप 30,000 सेव करना शुरू कर दोगे। आपकी कमाई 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी तो क्या अभी भी आप 30,000 सेव करोगे? नहीं, अब आपका खर्चा बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओगे तो 70,000 की जगह आप 1 लाख खर्च कर लोगे, फिर भी आप 1 लाख रुपए बचा लोगे। आपकी इनकम 2 से 3 लाख हो गई तो क्या आप पूरा 3 लाख खर्च कर दोगे? नहीं, अब आप पहले 1 लाख खर्च करते थे और 20-30,000 खर्च कर लोगे, 120-130 खर्च कर लोगे, 170 सेव करोगे। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपके खर्चे उस हिसाब से नहीं बढ़ते, खर्चे बढ़ते हैं लेकिन कम बढ़ते हैं, सेविंग्स ज्यादा बढ़ती है, राइट? द विलिंगनेस टू सेव इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए सेव करने की। कुछ लोगों की आदत होती है वो कमाते 100 रुपए हैं लेकिन खर्च 200 रुपए करते हैं। कैसे? 100 रुपए उधार ले लेते हैं। तो विलिंगनेस टू सेव होनी चाहिए। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आपके पास एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि यार मैं 80 रुपए ही खर्च करूंगा, मैं 20 रुपीज सेव करूंगा। मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं तो मैं 70,000 ही खर्च करूंगा, मैं 30,000 सेव करूंगा। आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए सेव करने की। विलिंगनेस नहीं होगी सेव करने की तब तक आप सेविंग नहीं करोगे। The willingness to save is also important, which depends on individual concern for their future and the social environment they live in. और ये किस पे डिपेंड करेगा कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो और आप कैसे सोशल एनवायरनमेंट में रहते हो। आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो जो रोज क्लब जाते हैं, जो महंगे महंगे फोन खरीदते हैं, जो ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, ज़ारा के नीचे जो बात नहीं करते, तो ऑब्वियस है कि अगर आप ऐसी सोसाइटी पे रहोगे तो आपके खर्चे भी वैसे होंगे। लेकिन अगर आपको अपने फ्यूचर की चिंता है, यार कल को नौकरी नहीं रही, जॉब चली गई, 2-3 महीना हमको नई नौकरी नहीं मिली तो हमारे पास कुछ तो पैसा होना चाहिए। एकदम से घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, हमारे पास कुछ तो पैसा होना चाहिए। तो अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आप उस केस में सेविंग करके चलोगे। गवर्नमेंट भी एनकरेज करती है सेविंग्स। गवर्नमेंट कैसे एनकरेज करती है? गवर्नमेंट आपको टैक्स एडवांटेज देती है। गवर्नमेंट कहती है प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो, हम तुम्हें टैक्स सेविंग देंगे। गवर्नमेंट कहती है कि तुम म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो, हम तुमको टैक्स सेविंग्स देंगे। गवर्नमेंट कहती है अपना इंश्योरेंस करवाओ, हम तुमको टैक्स सेविंग देंगे। तो गवर्नमेंट भी एनकरेज करती है लोगों को पैसा सेव करने में। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जहां पर आप पैसा डाल के अपना टैक्स बचा सकते हो। तो टैक्स बचाने के लालच में लोग क्या करते हैं? सेविंग्स करते हैं। इसके बाद जो पैसा आपने सेव किया है, इस पैसे को हमें क्या करना है बेटा? इस पैसे को हमें मोबिलाइज करना है। मोबिलाइज करना है मतलब कि हमें इसे पहुंचाना है एंटरप्रेन्योर के पास। इंडिविजुअल्स ने, हाउसहोल्ड्स ने सेविंग कर ली है, इंडिविजुअल्स ने, हाउसहोल्ड्स ने सेविंग कर ली है। अब इस सेविंग को पहुंचाना है किसके पास? एंटरप्रेन्योर्स के पास। कैसे पहुंचाएंगे? जो पैसा हमने सेव किया है वो पैसा एंटर करता है बैंकिंग चैनल्स के अंदर। वो पैसा एंटर करता है बैंकिंग चैनल्स के अंदर। इन बैंक्स के थ्रू ये पैसा किसके पास पहुंचता है? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के पास पहुंचता है। आपने पैसा जो सेव किया, लेट से आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया, आपने एलआईसी तक पैसा पहुंचाया। एलआईसी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एलआईसी उस पैसे का क्या करेगी? ऑब्वियसली जो पैसा एलआईसी ने कमाया है उस पैसे को एलआईसी कहीं इन्वेस्ट करेगी। ऑब्वियसली वो बाकी सैलरीज वगैरह बांटेगी, वो तो ठीक है, लेकिन एलआईसी इन्वेस्टमेंट भी करेगी स्टॉक मार्केट में। आपने जो पैसा सेव किया है उससे आप एफडी खुलवाओगे, आप अपना सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करोगे। उस पैसे को बैंक्स क्या करेंगे? आगे एज अ लोन बांट देंगे। तो मोबिलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि आपने पैसा बैंक्स में जमा कर दिया, आपने पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जमा कर दिया, जो आपको आपके पैसे पे इंटरेस्ट देंगे और वो आपके इस पैसे को पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के पास पहुंचाएंगे। वो इस पैसे को पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के पास पहुंचाएंगे। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आपका जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है जिसने बैंकों से लोन लिया, वो इस पैसे को ट्रांसफॉर्म करेगा रियल कैपिटल एसेट्स में। आपका जो बिजनेसमैन है उसने बैंक से जब लोन उठाया तो उसने मशीन्स खरीदी, उसने फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी, उसने रॉ मटेरियल खरीदा, तो इस पैसे से प्रोडक्शन होगा, आपकी रियल कैपिटल क्या करेगी? इंक्रीज होगी। टू अचीव दिस, इकोनॉमी नीड्स एंटरप्रेन्योर क्लास that is willing to take the risk in the business and invest the savings in the productive venture. The entrepreneur class plays a crucial role in utilizing the savings to create the new capital asset. This process involves identifying and investing in the productive avenues that contribute to the expansion of the economy's capital stock.
कहने का मतलब कि सर आपके जो हाउस होल्ड्स हैं वो लोग सेविंग करेंगे, ये जो पैसा सेव किया जाएगा इस सेविंग्स को बैंक्स में जमा किया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा और बैंक्स इस पैसे को आगे पोटेंशियल इन्वेस्टर को देंगे और पोटेंशियल इन्वेस्टर इस पैसे की क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। तो बेसिकली आपको बस ये पता होना चाहिए कि 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती है कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। सबसे पहली कि आपको सेविंग करनी है, जो पैसा सेव किया है उसे मोबिलाइज करना है। मोबिलाइज करने का मतलब इसे बैंक्स वगैरह में जमा करना है। मोबिलाइज करने के बाद आपको इसे इन्वेस्ट करना है। राइट एवरीवन, यहां तक बात क्लियर है सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है सर? प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो रिलेशनशिप बताता है। वो वाला रिलेशनशिप नहीं जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, उस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं। ये रिलेशनशिप है बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। फर्म के रिसोर्सेस मतलब कि जो फर्म का इनपुट है एंड द आउटपुट दैट रिजल्ट फ्रॉम द यूज ऑफ दिस रिसोर्सेस, मतलब हम कितना इनपुट डाल के कितना आउटपुट जनरेट करेंगे, कितना इनपुट डाल के कितना आउटपुट जनरेट करेंगे, ये चीज जो डिफाइन करे इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे आपको 10 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगेंगी, आपको 10 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगेंगी 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाने के लिए। 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाने के लिए आपको 10 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगेंगी। ये क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप, यानी कि आपका 10:1 का रिलेशनशिप है। 10 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा तब जाके 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनेगी। दिस इज व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। इट स्टेट्स टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, मतलब ये इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप बताता है, टेक्निकलिटी बताता है कि कितना इनपुट डाल के कितना आउटपुट बनेगा। For the purpose of analysis, the whole array of input in the production function can be reduced to 2, that is L and K, where L is labor and K is capital. तो वैसे तो बहुत सारे इनपुट्स इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्शन को करने के लिए, जैसे फैक्ट्री का रेंट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, पावर एंड फ्यूल पे खर्चा होगा, रॉ मटेरियल पे खर्चा होगा, पैकेजिंग पे खर्चा होगा, है ना। तो बहुत सारी चीजों पे आपको इनपुट लेना पड़ता है एक आउटपुट को जनरेट करने के लिए। लेकिन इस चैप्टर के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन को समझने के लिए हमने केवल 2 इनपुट्स की बात करी है। एक इनपुट हमारे पास लेबर है और दूसरा इनपुट हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज क्यू मतलब आउटपुट इज इक्वल्स टू एफ मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट में लेबर और कैपिटल को लिया गया है। There are 3 main assumptions. प्रोडक्शन फंक्शन के लिए हमने assumptions क्या क्या लिए हैं? पहला, relationship between input and output exist for a specific period of time. तो जो मैंने ये रिलेशनशिप आपको बताया है 10:1, ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का होगा। लेट से ये 1 वीक का हो सकता है, ये 1 मंथ का हो सकता है, ये 1 क्वार्टर का हो सकता है। यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन हर पीरियड के लिए डिफाइन होगा। प्रोडक्शन फंक्शन हर पीरियड के लिए डिफाइन होगा और पीरियड आप डिसाइड करोगे। पीरियड 1 वीक का हो सकता है, पीरियड 1 डे का हो सकता है, पीरियड 1 मंथ का हो सकता है, 1 क्वार्टर का हो सकता है, इट डिपेंड्स। देयर आर नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब 10 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगा के 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनेगा अगर टेक्नोलॉजी चेंज ना हो। अगर कोई इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी आ जाए तो ऐसा हो सकता है कि 8 यूनिट में ही फिनिश गुड बन जाए। तो टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। तो पहला, प्रोडक्शन फंक्शन जो डिफाइन किया जाता है वो एक पीरियड के लिए डिफाइन किया जाता है। दूसरा, कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई भी चेंज निकल कर नहीं आता। तीसरी चीज, जो आउटपुट अचीव किया है, द आउटपुट अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट इन अ स्पेसिफिक फंक्शन इज मैक्सिमाइज्ड। तो आपका जो एफिशिएंसी है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चल रही है। मतलब ये जो आपका रिलेशनशिप बना है ये मैक्सिमम एफिशिएंसी के बेसिस पर बना है। अब हमारे पास 2 तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन।
शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन टाइम पीरियड के बेसिस पे नहीं होता। अक्सर हम जब शॉर्ट रन की बात करते हैं तो दिमाग में आ जाता है 12 महीने का पीरियड शॉर्ट रन होगा या 24 महीने का पीरियड शॉर्ट रन होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सिर्फ एक फर्क है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एटलीस्ट एक फैक्टर, एटलीस्ट आपका एक फैक्टर क्या रहेगा? एटलीस्ट आपका एक फैक्टर फिक्स्ड रहेगा। जितने भी आपके पास इनपुट्स हैं उन इनपुट्स में से एटलीस्ट एक फैक्टर आपका फिक्स्ड होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट रन, मतलब जिसमें आप उस फैक्टर को चेंज ना कर पाओ। और लॉन्ग रन के अंदर आपके पास जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सब के सब आपके वेरिएबल होते हैं। मतलब आप कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसे चेंज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट रन के अंदर एटलीस्ट वन फैक्टर आपका फिक्स्ड होता है, बाकी वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन shows the maximum amount of goods that can be produced by a set of inputs, assuming the amount of at least one of the input used in the production remains fixed. This is done by the law of variable proportion. तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम स्टडी करते हैं थ्रू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेयर एज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? जहां पर आपके सारे के सारे इनपुट्स क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। द बिहेवियर ऑफ अ प्रोडक्शन व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। मतलब जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, जैसा कि मैंने बताया, उसमें सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल होते हैं और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम स्टडी करते हैं थ्रू रिटर्न्स टू स्केल, थ्रू रिटर्न्स टू स्केल। यानी कि आपका शॉर्ट रन के अंदर, आपके शॉर्ट रन के अंदर क्या होने वाला है? एटलीस्ट वन फैक्टर आपका क्या होगा बेटा? एटलीस्ट वन फैक्टर आपका फिक्स्ड होगा। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम स्टडी करते हैं थ्रू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, थ्रू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेयर एज आपका जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इसमें ऑल फैक्टर्स आपके वेरिएबल हैं, इसके अंदर ऑल फैक्टर्स आपके वेरिएबल है। ठीक है जी। और आपके पास इसको हम स्टडी करते हैं थ्रू रिटर्न्स टू स्केल, इसको हम स्टडी करते हैं थ्रू रिटर्न्स टू स्केल। एवरीवन, यहां तक सबको बात क्लियर हो गई? यहां तक सबको बात क्लियर हो गई? जी सर। आइए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का मतलब होता है आउटपुट, प्रोडक्ट का मतलब होता है आउटपुट। The term product or output refers to the quantity of goods manufactured by a company or an industry within a specified time period. तो जो आपने आउटपुट जनरेट किया है ओवर द टाइम पीरियड, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तीन तरीके के प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास। एक होता है टोटल प्रोडक्ट, एक होता है एवरेज प्रोडक्ट और एक होता है आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट। तीन तरीके के प्रोडक्ट की बात करेंगे। सारे इनपुट्स लगाकर आपने जो आउटपुट जनरेट किया है उसको बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट या फिर टोटल आउटपुट। जैसे आपने 100 वर्कर्स ने मिलके 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करी, 100 वर्कर्स ने मिलके 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करी। दिस इज व्हाट सर? दिस इज योर टोटल प्रोडक्ट। 100 वर्कर्स ने मिलके 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करी। दिस 1 लाख यूनिट इज योर टोटल प्रोडक्ट, राइट? टोटल प्रोडक्ट रिफर्स टू द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड यूजिंग द गिवन नंबर ऑफ इनपुट। तो क्या बोल रहा है कि टोटल आपने जो प्रोडक्शन किया, ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो आपने प्रोड्यूस किया फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाय यूजिंग द गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। तो हमने 100 वर्कर मतलब इनपुट, 100 इनपुट्स का इस्तेमाल करके 1 लाख यूनिट्स बनाई। ये ओवरऑल प्रोडक्शन है। दिस ओवरऑल प्रोडक्शन इज योर टीपी। इन द शॉर्ट रन के अंदर हम हमारा वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर तो बढ़ेगा नहीं, वो तो कांस्टेंट रहेगा। आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर अपना टोटल प्रोडक्ट बढ़ा सकते हो।
लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्योंकि आपके पास कोई फिक्स फैक्टर नहीं है, आप सारे के सारे फैक्टर्स को इंक्रीज करके अपना टीपी बढ़ा सकते हो। टीपी को टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, टोटल रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है और टोटल आउटपुट के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या है? आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, एक इनपुट से आपने कितना आउटपुट जनरेट किया। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपने 100 वर्कर के थ्रू 1 लाख यूनिट्स बनाई है। 100 वर्कर के थ्रू आपने 1 लाख यूनिट्स बनाई है, तो एक वर्कर ने कितना आउटपुट जनरेट किया? एक वर्कर ने कितना आउटपुट जनरेट किया? सर 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 10,000, सॉरी यानी कि 1000 यूनिट्स। ये आपके लिए क्या है? एवरेज प्रोडक्ट। ये आपके लिए क्या है? टोटल प्रोडक्ट। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनपुट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनपुट। ठीक है, अच्छा आप टोटल प्रोडक्ट को डिराइव कर सकते हो फ्रॉम द एपी। टोटल प्रोडक्ट को आप डिराइव कर सकते हो फ्रॉम द एपी। एपी क्या है? एपी है टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनपुट, डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनपुट। तो अब अगर आपको टीपी निकालना है तो टीपी क्या हो जाएगा? एपी इंटू वेरिएबल इनपुट, एपी इंटू वेरिएबल इनपुट। ठीक है जी, अच्छा एवरेज प्रोडक्ट को एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एवरेज रिटर्न भी बोलते हैं, या फिर एवरेज आउटपुट भी बोल देते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? सर मार्जिनल प्रोडक्ट होता है सर जो एडिशनल आउटपुट आपने जनरेट किया एक नया इनपुट इंट्रोड्यूस करके, एक नया वेरिएबल फैक्टर डाल के आपने जो एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट किया उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। एमपी इज व्हाट? एडिशनल आउटपुट। इट इज व्हाट? इट इज एडिशनल आउटपुट जो आपने जनरेट किया है थ्रू एडिशनल वेरिएबल फैक्टर, थ्रू एडिशनल वेरिएबल फैक्टर। ठीक है जी, थ्रू एडिशनल वेरिएबल फैक्टर। एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर लगाकर आपने जो एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट किया है उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। एमपी इज बेसिकली एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट। इट इज अ चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट, और वी कैन से इट इज अ एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट। एमपी इज नथिंग बट अ एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट। कैसे निकलेगा? जैसे मान लो आपके पास इनपुट है, आपके पास आउटपुट है। आउटपुट बोले तो टीपी है। जैसे मान लीजिए आप एक इनपुट पे 10 यूनिट बनाते हो, 2 पे आप 22 बनाते हो, 3 पे आप 35 बनाते हो, 3 पे आप 35 बनाते हो। मुझे यह पता लगाना है कि जो मैंने एक्स्ट्रा लेबर लगाई थी, एक के बाद जो मैंने दूसरी लेबर लगाई थी, दूसरी लेबर ने मुझे कितना एडिशनल आउटपुट दिया। तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे अगर एमपी फाइंड करना है एट 2, मुझे एमपी फाइंड करना है एट 2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा टीपी एट 2 माइनस टीपी एट 1, यानी कि 22 माइनस 10 12। अगर मुझे पता लगाना है थर्ड इनपुट ने कितना आउटपुट जनरेट किया, तो कैसे निकलेगा? टीपी एट 3 माइनस टीपी एट 2, यानी कि 35 माइनस 22 13। तो आपका एमपी निकालने का तरीका क्या होता है? एमपी एट एन इज इक्वल्स टू टीपी एट एन माइनस टीपी एट एन माइनस 1। तो अगर आपको एमपी 10th यूनिट की निकालनी है तो आपको टीपी 10th यूनिट की पकड़नी पड़ेगी और उसमें से माइनस करनी पड़ेगी टीपी 9th यूनिट की, टीपी 9th यूनिट की। ये आप कब इस्तेमाल करते हो फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो जब आपके पास सिंगल एडिशन होते हैं, 1 से 2, 2 से 3। लेकिन अगर क्वेश्चन में एडिशन होता ऐसा, जैसे मान लो आपको इनपुट दिया हुआ है 15 पे आपको टीपी दिया हुआ है 150, फिर आपको इनपुट दिया हुआ है 20 और 20 पे आपको दे रखा है 250,
और अब आपसे एमपी पूछा जा रहा है, तो अब आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, अब आपका फॉर्मूला यूज होगा एमपी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीपी। डेल्टा टीपी मतलब चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल इनपुट। तो आपका टीपी चेंज हो रहा है 250 माइनस 150 100, और आपका वेरिएबल इनपुट चेंज हो रहा है 20 माइनस 15 100 डिवाइड बाय 5 दैट इज 20। तो अगर आपके पास सिंगल सिंगल इंक्रीज है इनपुट में, सिंगल सिंगल इंक्रीज है इनपुट में, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर सिंगल इंक्रीज नहीं है इनपुट में, एक से ज्यादा इंक्रीज है इनपुट में, तो फिर उस केस में ये वाला फॉर्मूला आप एप्लीकेबल करोगे। ठीक है जी। व्हेन मोर देन वन वेरिएबल फैक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड, जब एक से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, देन एमपी कैन बी कैलकुलेटेड एज चेंज इन टीपी, चेंज मतलब डेल्टा, डेल्टा इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल इनपुट, यानी कि डेल्टा वेरिएबल इनपुट, डेल्टा वेरिएबल इनपुट। राइट, एग्जांपल दिया है, 2 लेबर लगा के 30 यूनिट्स बनाते हैं, 5 लेबर लगा के 66 यूनिट्स बनाते हैं। तो अब आपको लेबर में 2 और फिर सीधे 5 दे दिया, 2 लगा के 30 बनाते हैं, 2 लगा के 30 बनाते हैं, 5 लगा के 66 बनाते हैं, तो एमपी कितना होगा? तो हम यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा वेरिएबल इनपुट। तो 66 माइनस 30 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 12 यूनिट्स। राइट, ठीक है सर। चलिए, टीपी इज द सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, टीपी इज द सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। समझना मेरी बात को। अब आपके पास फॉर्मूलाज निकल कर आ रहे हैं। टीपी 2 तरीके से निकाला जा सकता है, टीपी इज द समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, और वी कैन से टीपी इज इक्वल्स टू एपी इंटू वेरिएबल इनपुट। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हो गया एमपी। एमपी क्या है? एमपी है टीपी एट एन माइनस टीपी एट एन माइनस 1, या फिर एक और फॉर्मूला डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा वेरिएबल इनपुट, डेल्टा वेरिएबल इनपुट। ठीक है, इसके बाद एपी की बात कर ले। एपी का फॉर्मूला है टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनपुट, टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनपुट। ठीक है जी। चलिए, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं, इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये क्या बोलता है? इट एग्जामिन्स दैट प्रोडक्शन फंक्शन विद वन फैक्टर वेरिएबल कीपिंग द क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर्स फिक्स्ड। मतलब कम से कम एक फैक्टर फिक्स होगा और बाकी फैक्टर्स आपके पास क्या रहेंगे? वेरिएबल। इट रिफर्स टू इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप व्हेन द आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय वेरिंग द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट। आप अपना वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर, आप अपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर अपना आउटपुट क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। दिस लॉ ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन when all the factor of production cannot be increased or decreased simultaneously। ये शॉर्ट रन पे लगता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये हम समझ चुके हैं। द लॉ ऑपरेट्स अंडर सर्टेन assumptions which are as follows। क्या assumption लगती है? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज assumed to be given and unchanged। टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। जितने भी लेबर है वो सब इक्वली एफिशिएंट है, कोई भी किसी से कम नहीं है। देयर मस्ट बी सम इनपुट्स हुज क्वांटिटी इज टू बी केप्ट एज फिक्स्ड। कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होने चाहिए। वी कंसीडर ओनली द फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट, नॉट द इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी इन द मॉनेटरी टर्म्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन केवल आउटपुट की बात करेगा, ये कभी भी आपके प्रॉफिट की बात नहीं करेगा, ये प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कह रहा है कि आप शॉर्ट रन के अंदर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर, कीपिंग एटलीस्ट वन फैक्टर टू बी फिक्स्ड। कीपिंग एटलीस्ट वन फैक्टर टू बी फिक्स्ड, आप अपना प्रोडक्शन क्या कर सकते हो राजा बेटा? इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको यहां पर समझाता हूं। यहां पर हमारे पास आएगा एमपी, यहां पर आएगा हमारे पास टीपी, और यहां पर आएगा हमारे पास एपी।
एमपी टीपी एपी, यहां पर कैपिटल आएगी और लेबर आएगी। कैपिटल को मैं यहां पे फिक्स्ड मान के चल रहा हूं, कैपिटल हमारा फिक्स्ड फैक्टर है और लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है, लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ठीक है, जरा ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो, कैपिटल फिक्स है तो मान लेते हैं कैपिटल 10 है, मैं कैपिटल को 10 ले लेता हूं। कैपिटल मेरे पास क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। कैपिटल में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, कैपिटल इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। 10 10 10 10 10, इसके अंदर कोई भी चेंज निकल कर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर की। तो वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब इनिशियली क्या होगा, इनिशियली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है इनिशियली जब आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर लाते हो तो आपका आउटपुट इंक्रीज करता है। इनिशियली आपका आउटपुट इंक्रीज करता है, मतलब आपका एमपी इंक्रीज करता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है जब फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को जोड़ा जाता है तो इनिशियली आपका एमपी इंक्रीज करता है। तो जब आपने 10 कैपिटल के साथ एक लेबर लगाई तो सपोज कर लो इसने आपको 10 का आउटपुट दिया। फिर आपने जब दूसरा लेबर लगाया, मतलब जब 2 लेबर काम कर रही थी, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा, मतलब दूसरे लेबर के आने की वजह से आपको आउटपुट ज्यादा मिला। एक लेबर अकेला 10 बना रहा था, दूसरा जब आया तो उसने 10 नहीं बनाया, उसने 12 बनाया। आपका मार्जिनल प्रोडक्ट एडिशनल लेबर की वजह से जो आउटपुट आया वो इंक्रीज हुआ। फिर जब तीसरा वर्कर आपने लगाया तो आउटपुट और इंक्रीज हुआ। मतलब मान लो मशीन के ऊपर जब एक वर्कर काम करता है तो अकेला वर्कर 10 यूनिट बनाता है, लेकिन जब उसके साथ दूसरा वर्कर आ जाता है तो दूसरा वर्कर 12 यूनिट्स बनाता है, और फिर तीसरा वर्कर आ जाता है तो वो 13 यूनिट्स बनाता है। तो आपका इनिशियली एमपी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इनिशियली आपका एमपी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी अगर आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हो तो आपका एमपी फॉल करना शुरू करता है, आपका एमपी फॉल करना शुरू करता है। तो अब मान के चलते हैं कि तीसरे के बाद अगर आपने चौथा लेबर लगाया तो आपकी मशीन बिगड़ेगी। मशीन को 3 वर्कर की जरूरत है, मशीन पे 3 वर्कर के काम करने की जगह है। जब तीसरे की जगह चौथा वर्कर आएगा तो मशीन अपना आउटपुट बढ़ाने की जगह अपना आउटपुट क्या कर देगी, कम कर देगी। तो अब चौथे वर्कर की वजह से आपका आउटपुट गिरेगा और ये गिरते 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 0 पे पहुंचेगा। ये गिरते 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 0 पे पहुंचेगा। 12 पे आया, 12 से ये 8 पे पहुंच गया, 8 से ये 4 पे पहुंच गया, 4 से ये 1 पे पहुंच गया, 1 से ये 0 पे पहुंच गया। ठीक है, 1 से ये 0 पे पहुंच गया। और उसके बाद भी अगर आपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया तो ये आपका नेगेटिव हो गया। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली आपका एमपी इंक्रीज करेगा 10 से 12, 12 से 13, फिर ये फॉल करेगा 12 पे, फिर उसके बाद और गिरेगा 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 0 पे पहुंचेगा और फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका इंपैक्ट टीपी पे क्या दिखेगा, टीपी आपका इंक्रीज करेगा 10, 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 13 35, 35 प्लस 12 47, 47 प्लस 8 55, 55 प्लस 4 59, 59 प्लस 1 60, 60 प्लस 0 60, 60 माइनस 2 58, 58। ठीक है, इसके बाद अगर आप एपी निकालोगे तो एपी 10 डिवाइड बाय 1 10, 22 डिवाइड बाय 2 11, 35 डिवाइड बाय 3 3 11 जा 33, 20 बचेगा 0.67। ठीक है, 10 44 11 जा 44 11.75। ठीक है, 11 11 59 डिवाइड बाय 6 9.83
9.83, 60 डिवाइड बाय 7, 8.57, 8.57, 60 डिवाइड बाय 8, 7.5, 7.5, 58 डिवाइड बाय 9, 6.44, 6.44। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस हैं। ये आपकी पहली स्टेज है, ये आपकी दूसरी स्टेज है और फिर आपकी तीसरी स्टेज है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन 3 स्टेज पे चलता है। दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 1। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसके बाद आता है आपके पास डिमिनिशिंग रिटर्न, स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 आपके पास आता है डिमिनिशिंग रिटर्न। और फिर आपके पास आती है स्टेज नंबर 3, स्टेज नंबर 3 योर नेगेटिव रिटर्न्स, योर नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, अब ये इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न्स का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब यह है कि इनिशियली जब आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हो तो आपका आउटपुट बढ़ता है। हर एक वेरिएबल फैक्टर आपको इंक्रीज्ड आउटपुट प्रोवाइड करता है। यह तब तक होता है जब तक एक ऑप्टिमम रेशियो बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर अचीव नहीं हो जाता। जैसे ही वो ऑप्टिमम रेशियो अचीव होता है और उसके बाद आप अगर वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हो तो फिर आपका जो एमपी है वो फॉल करता है और ये तब तक फॉल होता रहता है जब तक ये जीरो ना हो जाए। फिर उसके बाद अगर आपने और वेरिएबल फैक्टर लगाए तो ये आपका क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, जब आपने पहला वर्कर लगाया तो उसने 10 का आउटपुट दिया, दूसरे वाले ने 12 का दिया, तीसरे वाले ने 13 का दिया, चौथे वाले ने 12 का दिया। जैसे ही आपका एमपी फॉल किया, जैसे ही आपका एमपी फॉल किया, यहां पर स्टेज 1 कंप्लीट हो गई। यहां पर आपकी स्टेज 1 कंप्लीट हो गई। पहले आपका टीपी इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट से, फिर आपका टीपी इंक्रीज करना शुरू हुआ डिमिनिशिंग रेट पे। स्टेज 1 कहां पर एंड होती है? स्टेज 1 एंड होती है जहां पर आपका एपी मैक्सिमम होता है। स्टेज 1 कहां पर एंड होती है? स्टेज 1 आपकी एंड होती है जहां पर एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। एपी आपका मैक्सिमम है 11.75 पे। यहां पर आपकी स्टेज 1 खत्म होगी। फिर आप स्टेज 2 में एंटर करोगे। स्टेज 2 में आपका एमपी कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, आपका एमपी कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, लेकिन आपका टीपी कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है। टीपी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है। इस पॉइंट पे आपकी स्टेज 2 कंप्लीट होती है और जैसे ही आपका एमपी नेगेटिव हो जाता है वैसे ही आपका टीपी फॉल करना शुरू करता है, वैसे ही आपका टीपी फॉल करना शुरू करता है। स्टेज 1 में क्या होता है? स्टेज 1 में आपके पास एमपी, एपी, टीपी तीनों राइज करते हैं। आपका एमपी, आपका एपी, आपका टीपी तीनों राइज करते हैं। ठीक है, आपका एमपी इंक्रीज करता है, आपका एमपी इंक्रीज करता है एंड टीपी आपका इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, आपका एमपी फॉल करता है एंड इंटरसेक्ट करता है आपके एपी से, इंटरसेक्ट करता है आपके एपी से। यहीं पे आपकी स्टेज 1 कंप्लीट होती है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये रही आपकी स्टेज 1, ये रही आपकी स्टेज 1, ये रही आपकी स्टेज 2 और फिर हो गई स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या हो रहा है? स्टेज 1 में ध्यान से देखो, आपका एमपी बढ़ रहा है, बढ़ के फॉल करता है, बढ़ के फॉल करता है और जहां पर फॉल कर रहा है वहीं पे वो एपी के बराबर है, वहीं पे वो एपी के बराबर है। तो पहली स्टेज में आपका टीपी भी बढ़ रहा है, पहली स्टेज में आपका टीपी भी बढ़ रहा है, आपका एमपी भी बढ़ रहा है, आपका एपी भी बढ़ रहा है।
पहली ही स्टेज में एमपी फॉल कर जाता है, और जब फॉल करता है तो एपी को इंटरसेक्ट करता है ऊपर से, एपी को इंटरसेक्ट करता है ऊपर से। स्टेज 1 जहां पर खत्म होगी वहां पर एपी मैक्सिमम में होगा। स्टेज 2 के अंदर आपका एपी और एमपी दोनों फॉल करते हैं, लेकिन टीपी राइज करता है। एपी एमपी से बड़ा होता है। स्टेज 1 में अगर आप यहां देखोगे तो आपका एमपी एपी से बड़ा है। दोनों राइज कर रहे हैं, लेकिन दोनों में एमपी एपी से बड़ा है। फर्स्ट स्टेज जहां पर खत्म होती है वहां पर एमपी एपी के बराबर होता है। इसके बाद आपका जब सेकंड स्टेज पे एंटर करते हैं तो यहां पर आपका एपी एमपी से बड़ा होता है, एपी एमपी से बड़ा होता है। थर्ड स्टेज पे जाते हैं तो थर्ड स्टेज के अंदर एपी अभी भी फॉल कर रहा है, एपी अभी भी फॉल कर रहा है, लेकिन आपका एमपी नेगेटिव हो चुका है। एपी अभी भी फॉल कर रहा है, लेकिन आपका एमपी नेगेटिव हो चुका है। फर्स्ट स्टेज में आपका टीपी पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, लेकिन जैसे ही एमपी फॉल करता है टीपी की इंक्रीजिंग रेट बदल जाती है डिमिनिशिंग रेट से। टीपी इंक्रीज करता है एट डिमिनिशिंग रेट, और जहां पर इसकी स्पीड बदलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। देखो यहां पर आपको दिख रहा है, देखो पहले टीपी में 10 का एडिशन हुआ, फिर टीपी में 12 का एडिशन हुआ, फिर टीपी में 13 का एडिशन हुआ। ये जो एडिशंस हो रहे हैं इंक्रीजिंग रेट से हो रहे हैं। फिर इसके बाद 12 का एडिशन हुआ, एडिशन तो हुआ लेकिन रेट गिर गया। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब टीपी के इंक्रीज होने का रेट चेंज हो जाए, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चला जाए, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे पहले टीपी इंक्रीज कर रहा था एट इंक्रीजिंग रेट, फिर आपका टीपी इंक्रीज करेगा एट डिमिनिशिंग रेट। जिस पॉइंट पे ये स्विचिंग होगी, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि एमपी ने फॉल करना शुरू कर दिया है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है? कि एमपी ने फॉल करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, इस पॉइंट के बाद एमपी ने फॉल करना शुरू कर दिया है। देखिए यहां तक आपका एमपी राइज कर रहा था, इस पॉइंट तक ये जो है ये आपका टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। ये टीपी इंक्रीज कर रहा है आपका इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है जी। और इस पॉइंट के बाद अब यहां पर ये वाले पॉइंट पर आपका टीपी इंक्रीज कर रहा है एट डिमिनिशिंग रेट। तो टीपी के इंक्रीज होने की गति चेंज हो गई, और जिस पॉइंट पे ये चेंज होती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये पॉइंट कब आता है? जब एमपी फॉल करना शुरू करता है। इस पॉइंट के बाद एमपी फॉल कर रहा है, तो जिस पॉइंट के बाद एमपी फॉल करना शुरू करता है वहीं से टीपी के इंक्रीज होने की जो रेट है वो चेंज हो जाती है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग रेट पे चला जाता है। लेकिन सेकेंड स्टेज पर भी आपका टीपी बढ़ता रहेगा, टीपी मैक्सिमम पे पहुंचेगा। जब आपका टीपी मैक्सिमम होगा तब आपका एमपी नेगेटिव होगा। जब आपका टीपी मैक्सिमम होगा तब आपका एमपी नेगेटिव होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा सर? फिर उसके बाद क्या होगा? एमपी नेगेटिव होगा और टीपी आपका फॉल कर जाएगा। एमपी नेगेटिव होगा और टीपी आपका फॉल कर जाएगा। मैं आपको लिखवा रहा हूं स्टेज नंबर 1। अच्छा, मैं टीपी और एमपी और एपी का रिलेशन बताता हूं आपको। एमपी एंड एपी का रिलेशन स्टेज 1 में आपका एमपी एंड एपी दोनों राइज करते हैं, ठीक है। लेकिन एमपी जो होता है
एमपी जो होता है वो मोर देन एपी होता है, ठीक है। अच्छा, स्टेज 1 में ही एमपी फॉल कर जाता है, एमपी फॉल करता है एंड एपी मैक्सिमम पे होता है। फर्स्ट स्टेज पे ही एमपी फॉल करता है एंड एपी मैक्सिमम पे होता है। फर्स्ट स्टेज पे ही एमपी इंटरसेक्ट करता है एपी को फ्रॉम अबव जब आपका एपी मैक्सिमम होता है। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं स्टेज 1 की, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है स्टेज 1 की। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। स्टेज 1 में एमपी एपी दोनों राइज कर रहे हैं। स्टेज 1 में एमपी ने फॉल करना शुरू कर दिया लेकिन एपी अभी भी राइज कर रहा है। एपी मैक्सिमम पे होता है जहां पर एमपी उसको इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ठीक है। एमपी इंटरसेक्ट करता है एपी को फ्रॉम अबव व्हेन एपी इज एट मैक्सिमम। अब जब एमपी इंटरसेक्ट करेगा एपी को, जब एमपी इंटरसेक्ट करेगा एपी को एट इंटरसेक्शन ऑब्वियसली दोनों इक्वल होंगे, आपका एमपी और एपी दोनों बराबर होंगे। ये स्टेज 1 में हो रहा है। अब इसके बाद जब स्टेज 2 में आप एंटर करोगे, जब आप स्टेज 2 में एंटर करोगे तो स्टेज 2 में क्या होगा, आपका एपी एंड एमपी दोनों फॉल करेंगे, एपी और एमपी दोनों फॉल करेंगे, लेकिन आपका एपी आपके एमपी से बड़ा होगा, एपी आपके एमपी से बड़ा होगा। स्टेज 2 के अंदर ही आपका एमपी 0 पे हो जाएगा लेकिन आपका एपी फॉल करता रहेगा बट नॉट बिकम 0। एपी कभी भी 0 नहीं होगा। इसके बाद तीसरी स्टेज आएगी। तीसरी स्टेज में क्या होगा सर, स्टेज 3 में आपका एपी स्टिल फॉल कर रहा है बट नेवर टचेस टू एक्स एक्सेस, लेकिन ये एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एक्स एक्सेस को टच करने का मतलब टीपी एपी 0 हो जाए, एक्स एक्सेस को टच करने का मतलब एपी 0 हो जाए और एपी कभी भी 0 नहीं होगा। एपी स्टिल फॉल बट नेवर टच टू द एक्स एक्सेस, एपी फॉल करेगा लेकिन कभी भी एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगा। एमपी आपका नेगेटिव हो जाएगा, एमपी आपका नेगेटिव हो जाएगा स्टेज 3 के अंदर। ये एपी और एमपी का रिलेशनशिप है, ये एपी और एमपी का रिलेशनशिप है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि स्टेज 2 और 3 में आपका एपी एमपी से बड़ा रहेगा, स्टेज 2 और 3 में आपका एपी एमपी से बड़ा रहेगा। क्या एपी कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा? नहीं, एपी कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसका मतलब कि एपी कभी भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब एपी कभी भी 0 नहीं होगा। एपी 0 कब हो सकता है? एपी 0 हो सकता है जब टीपी 0 हो, तो टीपी कभी 0 नहीं हो सकता। जब टीपी कभी 0 नहीं होगा तो एपी 0 कैसे हो सकता है? ये मैंने आपको रिलेशनशिप बताई एपी एमपी की। अब मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं टीपी एंड एमपी की, टीपी एंड एमपी की। स्टेज नंबर 1 टीपी एंड एमपी दोनों राइज करेंगे, टीपी एंड एमपी दोनों राइज करेंगे, ठीक है। इनिशियली आपका एमपी इंक्रीज करेगा, इनिशियली आपका एमपी इंक्रीज करेगा एंड टीपी इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। इसके बाद एमपी फॉल करेगा एंड टीपी राइज करेगा एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। इसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके बाद आप स्टेज नंबर 2 में एंटर कर जाएंगे, इसके बाद आप स्टेज नंबर 2 में एंटर करेंगे। यहां पे एमपी फॉल करेगा एंड जाके टच करेगा टू एक्स एक्सिस, यानी कि आपका एमपी 0 हो जाएगा। आपका टीपी राइज करेगा एट डिमिनिशिंग रेट एंड रीच करेगा टू मैक्सिमम, और जब ये मैक्सिमम पे होगा तब आपका एमपी क्या होगा? 0। जब एमपी 0 होगा तब टीपी आपका मैक्सिमम पे होगा, ठीक है। फिर आ जाएगी स्टेज 3।
स्टेज 3 आपका एमपी नेगेटिव हो जाएगा एंड आपका टीपी फॉल कर जाएगा। दैट्स इट। आपके दिमाग में ये वाला जो डायग्राम है वो बसा होना चाहिए। अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में बसा हुआ है, ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में बसा हुआ है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम निकल कर नहीं आएगी किसी भी रिलेशनशिप में। स्टेज वन में एमपी एपी से बड़ा होता है, एमपी एपी को इंटरसेक्ट करता है ऊपर से, जब इंटरसेक्ट करता है दोनों बराबर होते हैं। स्टेज 2 के अंदर एपी एमपी के ऊपर है, मतलब एपी इज ग्रेटर देन एमपी। एपी कंटिन्यूसली फॉल करता जाएगा, एक्स एक्सिस के पास आ जाएगा लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, आपका एमपी 0 पहुंच जाएगा। जब एमपी 0 होगा तब आपका टीपी मैक्सिमम होगा। थर्ड स्टेज के अंदर टीपी फॉल करेगा, एपी फॉल करेगा और एमपी आपका नेगेटिव बन चुका होगा। ठीक है, चलिए अब सर रीजंस निकल कर आते हैं स्टेज 1 का। ऐसा क्यों होता है कि आपका एमपी इंक्रीज करता है और टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे? उसका रीजन है एनहेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। देखो जैसे मान लो फिक्स फैक्टर है, कैपिटल है, मशीन है, मशीन को 4 लोगों ने चलाना है, तो जब पहला वर्कर आएगा उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, दूसरा वर्कर आएगा उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तीसरा वर्कर आएगा उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप वर्कर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा मशीन का और आउटपुट भी बढ़ता जाएगा। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, जब फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर मिलके काम करेगा तो वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर फिक्स फैक्टर ना होता तो वेरिएबल उतना एफिशिएंटली वर्क ना कर पाता। तो फिक्स फैक्टर होने की वजह से वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी इनिशियली बढ़ती है। इसके बाद फिक्स फैक्टर जो होता है वो इनडिविजिबल होता है। इनडिविजिबल मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। मशीन है, मशीन के टुकड़े करके हम वर्कर्स में नहीं बांट सकते, उसी मशीन पे सभी वर्कर्स को काम करना पड़ेगा। और जब तक आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक आपका आउटपुट इंक्रीज करता है। तो स्टेज 1 में हमको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मिलता है फिक्स फैक्टर का, जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ता है। स्टेज 2 में क्या होता है, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जब अचीव हो जाता है उसके बाद भी अगर आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो तो आपका आउटपुट गिरता है। तो 4 वर्कर्स को मशीन पे काम करना है, तो 4 वर्कर्स जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक आउटपुट बढ़ेगा। चौथे के बाद जब 5वां, 6वां, 7वां, 8वां वर्कर आएगा तो मशीन का आउटपुट क्या करेगा, गिरेगा, क्योंकि अब आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अटेन हो चुका है। अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो रहा है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। फिक्स फैक्टर जो होता है वो आपका जो वेरिएबल फैक्टर होता है वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है फिक्स फैक्टर का। जो काम फिक्स फैक्टर कर सकता है वो काम वेरिएबल फैक्टर नहीं कर सकता। केवल वेरिएबल फैक्टर बढ़ा देने से आउटपुट अब नहीं बढ़ेगा, आपको अकॉर्डिंगली फिक्स फैक्टर भी बढ़ाना पड़ेगा। भाई आपको अगर मान लो एक मशीन है और उस पे 10 वर्कर काम कर रहे हैं, एक मशीन है और उस पे 10 वर्कर काम कर रहे हैं, अब आप 11वां वर्कर भी उसी मशीन पे ले आओगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, बल्कि वो 11वां वर्कर उन 10 वर्कर की एफिशिएंसी को भी खराब कर देगा। अब अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो अब आपको एक नई मशीन लेकर आनी पड़ेगी। मतलब जब आपका एमपी 0 हो जाए, मतलब अब यह है कि अब एक नए फिक्स फैक्टर की जरूरत है। सेम फिक्स फैक्टर पे अगर और वेरिएबल फैक्टर लगा दिए तो आपका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड स्टेज पे अगेन कांस्टेंट ऑफ फिक्स फैक्टर, वही चीज मैंने बता दी कि एक मशीन पे अगर 10 लोग काम कर रहे हैं और आउटपुट 0 हो चुका है तो अब आपको फिक्स फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने फिक्स फैक्टर नहीं बढ़ाया, वर्कर्स को ही बढ़ाते गए, तो आपका आउटपुट बढ़ने की जगह घटेगा। इसके बाद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स एंड द वेरिएबल फैक्टर, तो जो ऑप्टिमम रेशियो है वो आपका डिस्टर्ब हो चुका है और आपके वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी भी क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी। मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा फिक्स फैक्टर का। सवाल उठता है कि सर वर्कर जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, उसे कौन से स्टेज पे ऑपरेट करना चाहिए? प्रोड्यूसर को स्टेज 1 पे ऑपरेट करना चाहिए कि प्रोड्यूसर को स्टेज 2 पे ऑपरेट करना चाहिए कि 3 पे ऑपरेट करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है प्रोड्यूसर को स्टेज 2 पे ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि स्टेज 2 पे आपका टीपी मैक्सिमम पहुंचता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहती है कि प्रोड्यूसर को स्टेज 2 पे ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि स्टेज 2 पे आपका टोटल आउटपुट मैक्सिमम पहुंचता है। स्टेज 3 में
आपका टोटल प्रोडक्ट फॉल कर रहा है तो यहां पर ऑपरेट नहीं करना, स्टेज 1 में ऑपरेट नहीं करना क्योंकि अभी भी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेज पे ऑपरेट नहीं करना क्योंकि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज किया जा सकता है, थर्ड पे नहीं करना क्योंकि टोटल प्रोडक्ट फॉल कर रहा है। ऑपरेट कहां पे करना है? स्टेज नंबर 2 पे, जहां पे आपका टीपी क्या है? मैक्सिमम है। चलिए, the rational choice for a producer is to operate in the phase 2 where the total product is at maximum and the marginal product of each variable factor remains positive. Operating in phase 2 allows the producer to maximize the output and maintain a favorable production level for the optimum profitability. Right? चलिए, अब हम बात करेंगे बच्चों रिटर्न्स टू स्केल की। चलिए, अब बात करते हैं रिटर्न्स टू स्केल की। रिटर्न्स टू स्केल कब एप्लीकेबल होगा? रिटर्न्स टू स्केल एप्लीकेबल होगा आपका लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में जब आपके पास सभी के सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे? वेरिएबल। ठीक है, लॉन्ग रन में आपके पास कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता। आप मशीनरीज को, फैक्ट्रीज को, सबको इंक्रीज कर सकते हो। तो लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड है जहां पर आपका फिक्स फैक्टर भी वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो लॉन्ग रन के अंदर वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं आउटपुट को बढ़ाने के लिए, यानी कि आपके सारे के सारे फैक्टर्स क्या रहते हैं? वेरिएबल रहते हैं। ठीक है, इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शंस आर कांस्टेंट, मतलब कि आपके सभी के सभी वेरिएबल होते हैं। इन द लॉन्ग रन स्केल ऑफ द प्रोडक्शन एंड द साइज ऑफ द फर्म कैन बी इंक्रीज्ड। एक फैक्ट्री से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी फैक्ट्री सेटअप करी जा सकती है। रिटर्न्स टू स्केल में आपके पास 3 तरीके से आते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न आता है, डिक्रीजिंग रिटर्न आता है और कांस्टेंट रिटर्न आता है। आपके पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न आता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न आता है। लॉन्ग रन के अंदर आपके पास कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं आता। लॉन्ग रन में आपके पास कभी भी नेगेटिव रिटर्न निकलकर नहीं आएगा, आपके पास हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स ही रहते हैं। या तो इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, या तो कांस्टेंट रिटर्न होता है, या तो आपका डिक्रीजिंग रिटर्न होता है। राइट? अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इनिशियली जब आप लेबर और कैपिटल को बढ़ाते हो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 1 2 3 अगर आप नोटिस करो आपका MP 20 से 30, 30 से 40 हो गया। फिर इसके बाद 4 और 5 पे आपको 40 40 ही मिल रहा है, मतलब कांस्टेंट रिटर्न आ रहा है। उसके बाद जब आप अपने फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहे हो 6 से 7, 7 से 8, आपके पास डिक्रीजिंग रिटर्न आ रहा है। तो आपकी जो पहली स्टेज है, ये वाली, ये कौन सी स्टेज है? ये आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न वाली स्टेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगली स्टेज आपके पास कौन सी है? आपके पास कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, आपके पास कांस्टेंट रिटर्न आ रहे हैं। और इसके बाद ये वाली जो स्टेज है ये आपकी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। इनिशियली आप अपना वेरिएबल और फिक्स्ड, मतलब लेबर और कैपिटल, इनिशियली जब आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, तो आपका आउटपुट बढ़ता है 20 से 30, 30 से 40, इंक्रीजिंग रिटर्न। फिर जब आप बढ़ाते हो तो आपके पास कांस्टेंट रिटर्न आता है। फिर आप जब बढ़ाते हो तो आपके पास डिक्रीजिंग रिटर्न आता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव रिटर्न निकलकर नहीं आएगा। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इनिशियली आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न आएगा, ये आपकी स्टेज 1 है, ये आपकी स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न, ये आपकी स्टेज 2 कांस्टेंट रिटर्न, ये आपकी स्टेज 3 डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इनिशियली इंक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न में आपका इनपुट जिस रेशियो में बढ़ता है उससे ज्यादा रेशियो में आपका आउटपुट आता है। जैसे सपोज करो आपने इनपुट्स को इंक्रीज किया 20% से, लेकिन आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ 50% से। आपने इनपुट्स को बढ़ाया 20% से और आपके आउटपुट बढ़े 50% से, मतलब आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिला। कांस्टेंट रिटर्न में क्या होता है? जितना आप इनपुट इंक्रीज करते हो उतना ही आउटपुट इंक्रीज होता है। आपने इनपुट को 20% से बढ़ाया, आपका आउटपुट भी 20% से बढ़ा, इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रिटर्न। मतलब जितना इनपुट में इंक्रीज आया उतना ही आउटपुट में इंक्रीज आया। इंक्रीजिंग में क्या था? इनपुट कम इंक्रीज हो रहे थे, आउटपुट ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे।
आपने इनपुट में 20% बढ़ाया, आउटपुट 50% से बढ़ गया, इंक्रीजिंग रिटर्न। जितना इनपुट बढ़ाया उतना ही आउटपुट बढ़ा, कांस्टेंट रिटर्न। इनपुट ज्यादा बढ़ा लेकिन आउटपुट कम बढ़ा तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिटर्न। तो जैसे आपने इनपुट इंक्रीज करे 20% से लेकिन आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ लेट सपोज 10% से, तो आपका इनपुट बढ़ा है 20 से, आउटपुट बढ़ा है 10 से, इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न। तो रेशियो की बात हो रहा है, कम इनपुट डाल के ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न। जितना इनपुट डाला उतना ही आउटपुट मिल रहा है, कांस्टेंट रिटर्न। इनपुट ज्यादा डाला, आउटपुट कम मिल रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न। इसके बाद आता है आपके पास आइसोक्वांट। आइसोक्वांट क्या है, आइसोक्वांट आपका सिमिलर है टू इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व ये आपको क्या बताता है, ये आपको कॉम्बिनेशंस बताता है ऑफ इनपुट्स विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये आइसोक्वांट इनडिफरेंस कर्व के जैसा होता है। इनडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इनडिफरेंस कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इनडिफरेंस कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हो गया y, ये हो गया x। तो सपोज कर लो यहां पे है लेबर और सपोज कर लो यहां पे है कैपिटल, ठीक है, लेबर और कैपिटल। तो ये आइसोक्वांट आपको क्या बताएगा, आइसोक्वांट आपको वेरियस कॉम्बिनेशंस बताएगा, लेबर और कैपिटल के वेरियस कॉम्बिनेशंस बताएगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेबर और कैपिटल के वेरियस कॉम्बिनेशंस बताएगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, और ये आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, सेम आउटपुट ए बी सी डी ई, ठीक है। यहां पे ले लेते हैं 12, ये हो गया 1, इधर ले लेते हैं 2, तो ये हो गया आपका 8, इधर ले लेते हैं 3, तो ये हो गया आपका 6, ठीक है। और थोड़ा कर दें, ये हो गया 9, 3, 4 ही का ले लेते, चलो 8 ले लो, 6 ले लो और 5 ले लो, ठीक है। 1 2 3 4 ले लो, ठीक है। ये वाले को गायब कर देते हैं। कहना क्या चाह रहा हूं मैं आपसे, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये ए बी सी डी, ये चारों कॉम्बिनेशन, ये ए बी सी डी, ये चारों कॉम्बिनेशन सेम आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स से 1000 यूनिट्स, लेट्स से 1000 यूनिट्स। तो अगर आपको 1000 यूनिट्स बनानी है तो आप 12 लेबर और 1 कैपिटल से बना सकते हो, या फिर 8 लेबर और 2 कैपिटल से बना सकते हो, या फिर 6 लेबर और 3 कैपिटल से बना सकते हो, या फिर 5 लेबर और 4 कैपिटल से बना सकते हो। मतलब वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स विच प्रोड्यूस द सेम आउटपुट, various combination of the input, various combination of the input which are producing the same output, that is known as isoquant. The producer is indifferent as to which combination he chooses. वो A चूज करेगा तो भी 1000 का आउटपुट, B चूज करेगा तो भी 1000 का आउटपुट, C चूज करेगा तो भी 1000 का आउटपुट, D चूज करेगा तो भी 1000 का आउटपुट। Isoquant are also called equal product curve और the production indifference curve. Isoquant को production indifference curve भी बोलते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं। आइसोक्वांट हैव द प्रॉपर्टी सिमिलर टू इनडिफरेंस कर्व। आइसोक्वांट आर नेगेटिवली स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, नॉन इंटरसेक्टिंग। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोपिंग है, नीचे की तरफ आएगा हमेशा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, और दो आइसोक्वांट कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हाउएवर देयर इज वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू, मतलब इनडिफरेंस कर्व में और आइसोक्वांट में एक डिफरेंस है। इनडिफरेंस कर्व में और आइसोक्वांट में एक डिफरेंस है। इनडिफरेंस कर्व में हम सेटिस्फैक्शन लेवल को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आइसोक्वांट में हम इसे क्वांटिफाई कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं ना कि ए पे आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी, बी पे आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी, तो यहां पर आइसोक्वांट में हम हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल को क्वांटिफाई कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस को क्वांटिफाई कर सकते हैं, जबकि इनडिफरेंस कर्व में क्वांटिफाई नहीं कर सकते थे, केवल रैंक दे सकते थे। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपके पास, बना दिया इसको कॉम्बिनेशन ए, इसमें एक फैक्टर एक्स यूज हुआ है और 12 ये यूज हुए हैं। फिर आपका 2 और 8, 3 और 5, 4 और 3,
5 और 2। तो इस तरीके से इसको प्लॉट कर दिया गया है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, और ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन एक ही आउटपुट की बात करेंगे। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन एक ही आउटपुट की बात करेंगे। ये सेम आउटपुट जनरेट करेंगे, ये सेम आउटपुट क्या करेंगे, आपके पास जनरेट करेंगे। इसके बाद आइसो कॉस्ट और इक्वल कॉस्ट लाइन आती है। ये बजट लाइन के जैसी होती है, ये बजट लाइन के जैसे होती है। मतलब आपके पास जो बजट है, उस बजट में कितने फैक्टर एक्स और कितने फैक्टर वाई आप खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर एक्स अगर लेबर है और फैक्टर वाई अगर कैपिटल है, तो आपकी जेब में जो पैसा पड़ा है उस पैसे से कितनी लेबर और कितनी कैपिटल आ सकती है, ये उसके वेरियस कॉम्बिनेशंस बताता है। इट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन of two factors which the firm can buy with the given outlay, with the given outlay मतलब with the given expenditure। अगर मान लो कंपनी के जेब में 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो 10 लाख रुपए में कितना कैपिटल और कितनी कितनी लेबर आ सकती है, इसके वेरियस कॉम्बिनेशन है। ऑल द पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन विल कॉस्ट द फर्म सेम अमाउंट। यहां पर आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, सब जगह पर आपका खर्चा क्या होगा, सेम होगा। एक बजट लाइन पर जितने भी पॉइंट है, एक बजट लाइन पर जितने भी पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट आपका सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंस डिनोट करते हैं, राइट। तो अगर मान लो आपके पास 10 लाख है, तो पॉइंट ए पर आओगे, पॉइंट बी पर आओगे, पॉइंट सी पर आओगे, डी पर आओगे, ई पर आओगे, एफ पर आओगे, ये सारे के सारे पॉइंट आपका कितना खर्चा कराएंगे, 10 लाख रुपए का खर्चा कराएंगे। अब सर आपको कहां पर ऑपरेट करना है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए ये आइसोक्वांट कर्व है, ये आइसोक्वांट कर्व है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। थोड़ा सा सही नहीं बना, मैं इसको सही बना, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास दो बजट लाइन है, ये आपके पास दो बजट लाइन है, और ये आपके पास एक और बजट लाइन आ गई। तीन बजट लाइन है आपके पास, तीन बजट लाइन है आपके पास। नीचे है फैक्टर एक्स और इधर है फैक्टर वाई, इधर है फैक्टर वाई। ठीक है, आपके पास दो फैक्टर है, फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। आइसोक्वांट पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सेम आउटपुट की बात कर रहे होंगे। यहां पर जितने भी पॉइंट होंगे, ये सारे के सारे पॉइंट लेट से ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ये पॉइंट ए, बी, सी, डी और ई, ये सब सेम आउटपुट की बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे सेम आउटपुट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सेम आउटपुट की बात कर रहे हैं। एक आपके पास बजट लाइन है, एक आपके पास बजट लाइन है पी पी, एक आपके पास बजट लाइन है क्यू क्यू, और एक बजट लाइन है आपके पास आर आर। अब समझना मेरी बात को, जितनी बजट लाइन क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन होगी, आपकी बजट लाइन जो क्लोज टू द ओरिजिन होगी, उस पे खर्चा कम होगा। मतलब आपकी जो आरआर बजट है वो सस्ता है क्यूक्यू से, और क्यूक्यू सस्ता है पीपी से। मतलब ये वाली बजट लाइन जो है आरआर, इसमें सबसे कम खर्चा होगा, उसके बाद क्यूक्यू पे खर्चा होगा, और उसके बाद पीपी पे खर्चा होगा। मतलब आरआर वाली बजट लाइन सबसे चीप है।
आरआर वाली बजट लाइन सबसे चीप है, सबसे कम खर्चा जो होगा वो आरआर वाली बजट लाइन पे होगा, फिर क्यूक्यू पे और फिर पीपी पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ए बी सी डी ई मेरे को सेम आउटपुट देते हैं तो मैं कौन से वाले कॉम्बिनेशन को यूज करूंगा? मैं इस कॉम्बिनेशन को यूज करूंगा। मैं सी लेवल पे ऑपरेट करना पसंद करूंगा क्योंकि सी पे मेरा मिनिमम खर्चा आता है। सी पॉइंट कौन सी वाली बजट लाइन पे आ रहा है? सी पॉइंट आरआर वाली बजट लाइन पे आ रहा है, और आरआर वाली बजट लाइन पे सबसे कम खर्चा है। जो पॉइंट सबसे नीचे वाली बजट लाइन पे आ रहा होगा उस पॉइंट पे हम ऑपरेट करेंगे क्योंकि वहां पर मिनिमम खर्चा है। देखो जरा, द फर्म हैज ऑलरेडी डिसाइडेड अबाउट द लेवल ऑफ आउटपुट। आपने लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड कर लिया कि आपको क्या बनाना है। देन द क्वेश्चन इज विच फैक्टर कॉम्बिनेशन हमें इस्तेमाल करना है, कौन सा फैक्टर कॉम्बिनेशन हमें यूज करना है। ऐसा फैक्टर कॉम्बिनेशन यूज करना है जिससे हमारी कॉस्ट क्या निकल कर आए? मिनिमम। अब आपका ये Q और Q1 जो बजट लाइन है वो सबसे बाहर है, मतलब ये ओवर एक्सपेंसिव है। उससे कम एक्सपेंसिव है N और N1, उससे कम एक्सपेंसिव है M और M1। आपका जो C पॉइंट है वो सबसे कम वाली बजट लाइन पे आ रहा है। सी वाला जो पॉइंट है वो सबसे नीचे वाली बजट लाइन पे आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट आपके लिए चीपर होगा। तो हमारे लिए बेस्ट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेगा वो कौन सा वाला पॉइंट होगा? सी वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे आपका जो कॉस्ट है वो सबसे कम निकल कर आएगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, बी पॉइंट पे जाओगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। आप ए पॉइंट पे जाओगे, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। आपके पास मिनिमम कॉस्ट किस पॉइंट पे आएगी? सी पॉइंट पे आएगी। मिनिमम कॉस्ट आपके पास किस पॉइंट पे आएगी? सी पॉइंट पे आएगी, राइट? तो बच्चों इसी के साथ हमने पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन रिवाइज कर लिया है। सिर्फ एक टॉपिक मैंने आपको खुद से पढ़ने के लिए दिया है, एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूं आप सबको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। जितनी भी बातें हमने करी थी वो सारी बातें आपको रिकॉल हो गई होंगी क्लास वाली। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। बाय टू एवरीवन, लव यू ऑल।